मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 31 बिन बुलाए मेहमान। मार्शल भगवान असुर बिन बुलाए मेहमान। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। MGA अध्याय 31 बिन बुलाए मेहमान। ये जगह काफी चहल पहल वाली है। लेकिन जैसे ही चू परिवार के सदस्य मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में दाखिल हुए, लोगों का एक और समूह राजसी ढंग से अंदर आया। ये पियर ट्री टाउन से जू परिवार है। क्या जू परिवार और चू परिवार के बीच रिश्ते खराब नहीं है? वे इस समय यहां आने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? बहुत से लोग जानते थे कि यह समूह कहां से आया था। ये चू परिवार का सबसे बड़ा शत्रुतापूर्ण हिस्सा था। जू परिवार। जू परिवार पास के शहर का अधिपति था और प्राकृतिक संसाधनों पर लड़ाई के कारण उनके और चू परिवार के बीच बहुत संघर्ष हुआ करता था। बहुत से लोगों को लगा कि जल्द या बाद में चू परिवार और जू परिवार के बीच एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। ठीक इसी समय जू परिवार इतने सारे लोगों को लेकर आया और प्रकट हुआ, इसलिए अनगिनत लोगों का पहला विचार यह था कि जू परिवार मुसीबत की तलाश में आया है। जू कियांग, आज मेरे चू परिवार की सभा है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? ये देखकर 6 चू परिवार के बेटों में सबसे बड़े चू वेई के पिता चू रेनई लोगों के एक समूह को लेकर आए और उनका सामना किया। चू रेनई, तुम इतनी परेशान क्यों हो? हम यहाँ सिर्फ माहौल को और भी खुशनुमा बनाने के लिए आए हैं। जू कियांग नाम के पुरुष ने चू रेनई को तिरस्कार से देखा और उस नजर में उसने चू रेनई को अपनी नजरों में भी नहीं देखा। जू कियांग भी जू परिवार के बेटों में सबसे बड़ा था, लेकिन वह चू रेनई से अलग था। वह पहले से ही जू परिवार का भावी स्वामी बनने के लिए तैयार था और वह आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर का विशेषज्ञ भी था। इसलिए उसकी नजर में चू रेनई उसके बराबर भी नहीं था। उससे बात करने के लिए एकमात्र व्यक्ति वर्तमान गुरु चू युवानबा ही था। जू कियांग, हमारे चू परिवार की सभा में जू परिवार का स्वागत नहीं है। ठीक उसी समय चू युआन भी वहां आ गया। क्या चू परिवार में कोई नहीं बचा है? तुम्हें लगता है कि अब मुझसे बात करने की तुम्हारी बारी है? जू कियांग का चेहरा बदल गया और आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर का दबाव चू रेनई और अन्य लोगों पर बिना रोक टोक के हावी हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चू रेनई ने उस पल भौहें सिकोड़ ली। वह जो सिर्फ 8वें स्तर पर था, उस दबाव को झेलने में सक्षम नहीं था। लेकिन उस कठिन समय के दौरान चू युआन आगे बढ़ा और ठंडे स्वर में कहा, मैं चू युआन तुम जैसे लोगों के खिलाफ काफी हूं। उसी समय जब उसकी आवाज गूंजी, चू युआन का मजबूत दबाव उसके शरीर से बाहर निकल गया। उस दबाव ने न केवल जू कियांग के दबाव को रद्द कर दिया, बल्कि उसने जू परिवार में भी अपना रास्ता बना लिया। यह बदलाव बहुत तेजी से हुआ और जू कियांग को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। चू युआन के दबाव से उसके पीछे की भीड़ पीछे धकेल दी गई और केवल जू कियांग ही प्रतिरोध करने में सक्षम था। आत्मिक क्षेत्र का 9वां स्तर। जू कियांग के चेहरे पर हैरानी का भाव था। चाहे जो भी हो, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि चू युआन भी आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया है, और वह दबाव उससे ज्यादा मजबूत था, कमजोर नहीं। आत्मिक क्षेत्र का 9वां स्तर। चू परिवार का 5वां सदस्य चू युआन आत्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर पर है। प्रभावशाली। इस उम्र में वह पहले ही आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच चुका है। ऐसा लगता है कि परिवार के मालिक का पद उसके अलावा किसी और का नहीं होगा। चू युआन के दबाव को महसूस करते हुए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान के बाहर आश्चर्य की चीखें सुनाई दी। यहां तक कि बैठे हुए चू युआनबा का चेहरा भी थोड़ा बदल गया और उसकी आंखों में आश्चर्यचकित खुशी उभर आई। 5वें भाई, तुमने सफलता कब पाई? चू रेनई ने भावुक होकर पूछा। बड़े भाई, मैंने कुछ दिन पहले ही यह काम पूरा किया है। चू युआन ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चू युआन हमेशा अपने बड़े भाई के प्रति सम्मान रखता था। यह अच्छा है, यह अच्छा है, आगे बढ़ना अच्छा है। ऐसा लगता है कि मास्टर का स्थान वास्तव में आपके अलावा किसी और का नहीं होगा। चू रेनई मुस्कुराया और चू युआन के कंधों को थपथपाया क्योंकि वह चू युआन के लिए वास्तव में खुश था। आमतौर पर सबसे बड़ा व्यक्ति ही परिवार के मालिक की स्थिति में बैठता था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसे केवल चू परिवार की ताकत की परवाह थी। बड़े भाई, ऐसा लगता है कि ये शब्द थोड़ा जल्दी कह दिए गए हैं। अचानक चू रेनई की पीठ से एक और स्तर 9 आत्मा क्षेत्र का दबाव आया। सिर घुमाकर देखने पर चू रेनई और चू युआन के चेहरे पर परिवर्तन दिखाई दिया। उनके पीछे एक सफेद चेहरे वाला अधेड़ उम्र का पुरुष धीरे धीरे चल रहा था। वह व्यक्ति चू परिवार का छठा बेटा था और चू हुनफेई का पिता चू नानशान भी था। छठे भाई, तुम भी 9वें स्तर पर कदम रख चुके हो। चू रेनई का पहले से ही खुश चेहरा और भी खुश हो गया। बड़े भाई, यह आत्मा क्षेत्र का सिर्फ 9वां स्तर है, इसलिए बहुत भावुक होने की जरूरत नहीं है। मेरा लक्ष्य मूल क्षेत्र है। चू नानशान शांति से मुस्कुराया और उसके पूरे शरीर से गर्व की भावना निकल पड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो चू परिवार का छठा बेटा भी 9वें स्तर पर है। ऐसा लगता है कि गुरु की स्थिति अभी तय नहीं हुई है।
हे लगता है आज हमें कुछ अच्छे शो देखने को मिलेंगे। जो लोग वहां मौजूद थे वे चिल्लाए, लेकिन आसपास की शक्तियों के चेहरे बहुत बदसूरत थे। वे बहुत स्पष्ट थे कि आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर में 2 विशेषज्ञों की अचानक उपस्थिति का क्या मतलब था। यहां तक कि घमंडी और असभ्य जू कियांग भी भौहें सिकोड़ रहा था और उसके मुंह का कोना फड़क रहा था। यह उसके जू परिवार के लिए अच्छी बात नहीं थी। जो लोग आए हैं वे मेहमान हैं। रेनी, जू परिवार को यहां बैठने दो। ठीक उसी समय एक ऐसी आवाज आई जो गड़गड़ाहट की तरह स्पष्ट थी और यह चू युवानबा था जो बोल रहा था। उस समय चू युवानबा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। चू युआन और चू नानशान उसके 2 सबसे छोटे बेटे थे, और अगर वे उस उम्र में आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश कर गए थे, तो मूल क्षेत्र में प्रवेश करना केवल समय की बात थी। इसका मतलब ये भी था कि उसके चू परिवार के पास योग्य उत्तराधिकारी थे, तो वह खुश कैसे नहीं हो सकता था। क्योंकि वह इतना खुश था, उसने इस बात की परवाह नहीं की कि जू कियांग और अन्य लोग यहाँ किस लिए आए थे, और उसने उन्हें बैठने के लिए भी आमंत्रित किया। जू परिवार के सभी लोग इस तरफ आए। अपने पिता की बातें सुनकर चू रेनई ने कुछ नहीं कहा और जू परिवार की भीड़ को सीटों की ओर ले आया। चू युआन ने आगे की पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन उसी समय चू नानशान उसके पास गया और धीमी आवाज में पूछा, 5वें भाई, तुम्हें क्या लगता है कि पिताजी किसे चुनेंगे, तुम्हें या मुझे? जाओ और खुद ही उससे पूछ लो। चू युआन ने उसे एक नजर देखा और जल्दी से उसके पास चला गया। हालांकि वे भाई थे, चू युआन हमेशा चू नानशान के काम करने के तरीकों को नापसंद करता था। अगर चू युआन से पूछा जाता कि वह किसे अपना गुरु नहीं बनाना चाहता, तो बिना किसी संदेह के वह चू नानशान का नाम लेता। हम्फ। चू युआन के पलटते ही चू नानशान के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसकी आंखों से एक ठंडी नजर निकली। लेकिन उनकी तुलना में चू परिवार के 3 अन्य उम्मीदवारों के चेहरे उदास और चिंतित थे। परिवार के मालिक बनने का उनका अवसर पहले ही खो चुका था और इससे उन्हें वाकई बहुत बुरा लगा। लेकिन सबसे उदास व्यक्ति अभी भी चू परिवार का चौथा बेटा था। चू परिवार के चौथे बेटे के पास आत्मिक क्षेत्र में 8वें स्तर की साधना थी। अगर उसका बेटा चू शुन न होता, जिसने आध्यात्मिक मन का खो दिया था, जिसे खरीदने के लिए उसने बहुत ज्यादा कीमत खर्च की थी, तो वर्तमान समय में वह भी आत्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर पर हो सकता था। शायद वह चू युआन और चू नानशान की तरह हो सकता था और सभी मेहमानों के सामने खुद को दिखा सकता था। जितना ज्यादा वह सोचता, उतना ही ज्यादा उसे गुस्सा आता, और वह इतना गुस्से में था कि वह अपने दांत पीस रहा था, अपने होंठ काट रहा था, और उसके चेहरे के 7 छिद्रों से धुआं निकल रहा था। उसने चुपके से तय किया कि सभा के बाद वह अपने बेटे चू शुन को कुछ और बार कोड़े मारेगा, वरना वह अपने दिल में भरी नफरत से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। ये खत्म हो गया है। पिताजी की नजरें पहले ही जानलेवा हो सकती हैं। सभा के बाद मुझे जल्दी से 1000 हवा वाले स्कूल में वापस लौटना है और मैं पिताजी को अपनी परछाई भी नहीं दिखाने दूंगा। मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर एक खास कोने में चू शुन चुपके से अपने पिता के हाव भाव देख रहा था। उसने उस दिन की सजा के बारे में सोचा और वह अपनी आंखों को छूने से खुद को नहीं रोक सका जो बाहर निकली हुई थी। तुरंत एक ज्वलंत गर्म तेज दर्द हुआ और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, चू फैंग, मैं ये कर्ज तुम्हें वापस कर दूंगा। है ना चू शुन? तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? किसने तुम्हें पक्षी में बदल दिया? लेकिन ठीक उसी समय उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया और देखा, चू शुन का चेहरा पूरी तरह बदल गया। पास से वह अपराधी जिसने उसके पिता को पीटा था, उसे देख रहा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान भी थी जो उसके दुर्भाग्य पर खुशी जता रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 32 मैं स्वीकार करता हूँ। मार्शल भगवान असुर, मैं मानता हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन MGA अध्याय 32 मैं स्वीकार करता हूँ। चू फैंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब अतुलनीय रूप से उदास चू शुन ने चू फैंग को देखा, तो वह एक बम की तरह था जो आग से टकराया था। उसके दिल में जमा हुआ उग्र क्रोध तुरंत फट गया। उसने अपना दबाव फैलाया जो कि आत्मा के दायरे का 5वां स्तर था, और दूसरों की निगाहों को अनदेखा करते हुए उसने अपनी मुट्ठी उठाए और चू फैंग की ओर दौड़ा। अपनी शक्ति के साथ वह वास्तव में चू फैंग को एक मुक्का में मारना चाहता था। मेरे भाई को छूने की हिम्मत कौन करेगा? लेकिन चू शुन के करीब पहुंचने से पहले ही उसने अपने कानों में गुस्से से भरी चीख सुनी। उसी समय एक तेज हवा उसके चेहरे की ओर झपटी और उसे पीछे की ओर उड़ाती रही, जिससे वह लगभग जमीन पर गिर गया। चू गयू। ऊपर देखते हुए चू शुन घबरा गया क्योंकि चू फैंग के बगल में एक सुंदर युवक खड़ा था। ये चू फैंग का बड़ा भाई चू गयू था। उस पल चू शुन द्वारा जलाई गई आग तुरंत बुझ गई। वह चू गयू से अधिक परिचित नहीं हो सकता था क्योंकि वह चू परिवार की युवा पीढ़ी में एक व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता था और वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह अपमानित कर सके।
चू शुन, सुनो, अगर तुमने मेरे भाई पर फिर से हमला करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अपंग बना दूंगा। चू गुयू ने चू शुन की ओर इशारा करते हुए चेतावनी दी। चू फैंग का दिल उस दृश्य से गर्म हो गया और यह वैसा ही था जैसा कि जब वह छोटा था। जब भी कोई उसे परेशान करता तो सबसे पहले जो व्यक्ति उसकी रक्षा के लिए आगे आता वह उसका बड़ा भाई चू गुयू होता। आज उसे देखकर उसका बड़ा भाई और भी ज्यादा भरोसेमंद लग रहा था। अरे कितना रौबदार व्यवहार है। पिछले कुछ सालों में जब से मैंने तुम्हें नहीं देखा है तुम दोनों भाई बहुत ज्यादा घमंडी हो गए हो। अचानक एक तीखी आवाज गूंजी। सिर घुमाकर देखने पर उन्हें चू परिवार की कई युवा पीढ़ियां आती हुई दिखाई दी। सबसे आगे चलने वाला एक युवा था जिसका रंग गोरा और बेहद भयावह चेहरा था। उस व्यक्ति को देखकर चू फैंग और चू गुयू दोनों के चेहरे बदल गए और उनके दिलों में गुस्से की लहरें उठ गईं। हालांकि उन्होंने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा था, फिर भी चू फैंग ने उसे एक नजर में पहचान लिया। वह वही व्यक्ति था जिसने उन्हें जमीन पर गिरा दिया और उन्हें बुरी तरह से अपमानित किया, चू हुन फेई। चू हुन फेई, तुम सच में वापस आ गए और मुझे लगता है कि अब उस साल के कुछ कर्ज चुकाने का समय आ गया है। चू गुयू ने ठंडे स्वर में कहा और उसकी आंखों में गुस्सा छिपा हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ सालों तक लिन्यून स्कूल में रहने से तुम्हारा स्वभाव थोड़ा खराब हो गया है। तुम्हें लगता है कि तुम सच में चू परिवार की युवा पीढ़ी में नंबर 1 हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। चू हुनफेई ने चू गुयू को तिरस्कार से देखा। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं चू परिवार की युवा पीढ़ी में नंबर 1 हूं या नहीं। चू गुयू की आवाज और भी ठंडी हो गई। लोग उसके शरीर से निकलती ठंड को भी महसूस कर सकते थे क्योंकि वह अपने दिल में गुस्से को बलपूर्वक झेल रहा था। बुरा नहीं है, तुम में हिम्मत है। फिर तुम चू फैंग के बारे में क्या सोचते हो? चू हुनफेई ने चू फैंग की ओर देखा। मैंने सुना है कि तुम उस दूसरे दर्जे के एजियो ड्रैगन स्कूल में 5 साल तक बाहरी कोर्ट में रहे थे। तुम कितने मूर्ख हो कि 5 साल तक उस भयानक जगह पर रहे। भले ही तुम हमारे चू परिवार से नहीं हो, फिर भी तुम्हारा नाम चू परिवार के नाम पर ही है। क्या तुम्हें हमारे चू परिवार का सम्मान खोना बेशर्मी नहीं लगता? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। बेहतर होगा कि तुम दोनों मुझसे प्रतियोगिता में न मिलो, नहीं तो मैं तुम्हें तब तक हराऊंगा जब तक तुम 7 साल पहले की तरह वापस नहीं आ सकते। मैं आपको ये भी बता दूं कि गुरु का पद मेरे पिता चू नानशान का होगा, क्योंकि उनके पास मेरे जैसा उत्कृष्ट पुत्र चू हुनफेई है। ऐसा कहने के बाद चू हुनफेई लोगों के समूह को प्रतियोगिता पंजीकरण के लिए ले आया। चू गुयू पहले तो ऊपर जाकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि किसी ने उसके कपड़े खींचे हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह चू फैंग था। भाई, ऐसे लोगों को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्रतियोगिता में उसे जमीन पर लिटा देना ही सबसे अच्छा तरीका है। चू फैंग ने शांति से कहा। चू फैंग को देखते हुए चू गुयू खुद को खाली आंखों से घूरने से रोक नहीं सका। उसके दिल में एक अवर्णनीय भावना थी और उसे लगा कि उसका भाई अलग था। जहां तक बारीकियों की बात है तो उसे नहीं पता था कि कहां, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा व्यक्तित्व एक गहरे और अप्रत्याशित व्यक्ति में बदल गया था। चू युवानबा के कुछ विनम्र शब्द कहने के बाद चू परिवार की युवा पीढ़ी मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में उतरी। पहली प्रतियोगिता बस ऐसे ही शुरू हुई। चू फैंग ने जो नंबर निकाला था उसे लेकर वह 5वें स्टेज पर चढ़ गया। जैसे ही वह स्टेज पर गया, कुछ अपमानजनक आवाजें भी आने लगी। ये चू फैंग है ना? क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो एजियो ड्रैगन स्कूल में 5 साल तक बाहरी कोर्ट शिष्य के रूप में रहा था? उसने आखिरकार इस साल आंतरिक कोर्ट में प्रवेश किया। अगर वह इनर कोर्ट में भी प्रवेश कर गया तो भी वह कचरा ही है। उसने प्रतियोगिता में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे की? वह वास्तव में नहीं जानता कि आकाश कितना ऊंचा है या जमीन कितनी मोटी है। क्या ये बढ़िया नहीं है? इससे उसे एक अच्छा सबक मिलेगा और चू युआन को भी पता चल जाएगा कि उसका बेटा कचरा है या नहीं। चू फैंग को जानने वाले ज्यादातर लोग चू परिवार से थे, और चू फैंग को अपमानित करने की हिम्मत करने वाले लोग भी चू परिवार में कुछ हैसियत वाले लोग थे। वे न केवल चू फैंग को शर्मिंदा करना चाहते थे, बल्कि वे चू युआन को और भी ज्यादा शर्मिंदा करना चाहते थे। चू फैंग, यह आप हैं। ठीक उसी समय एक और व्यक्ति मंच पर आया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चू फैंग ने जब उस व्यक्ति को पास से देखा तो वह अवाक रह गया। वह उसका पुराना दुश्मन चू जेन था। लेकिन चू फैंग की तुलना में चू जेन का चेहरा बेहद बदसूरत था। उसके मुंह का कोना फड़क रहा था और वह अपनी बदकिस्मती को कोस रहा था कि कैसे वह पहले राउंड में चू फैंग से मिला। चू जेन, अगर तुम्हें ठीक से याद है तो मुझे लगता है कि यह आदमी 2 दिन पहले ही आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर में प्रवेश कर गया है। ऐसा लगता है कि चू फैंग को कुछ कष्ट सहना पड़ेगा। चू परिवार के सदस्य जो वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ थे, उन्होंने देखा कि चू जेन चू फैंग के खिलाफ जा रहा था और वे मन ही मन खुश हुए। उन सभी को लगा कि चू जेन के लिए चू फैंग की देखभाल करना बहुत आसान था। चू जेन भाई बचपन से ही चू फैंग को पसंद नहीं करते थे।
उन सभी का मानना था कि अगर चू जेन ने हमला किया तो वह खुद को रोक नहीं पाएगा। इसलिए वे सभी उस दृश्य की उम्मीद कर रहे थे जिसमें चू फैंग की बुरी तरह पिटाई होगी। मैं मानता हूं। लेकिन ठीक उसी समय मंच पर चू झेन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और जोर से चिल्लाया। उसने हार मान ली। चू जैन, तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो शुरू भी नहीं किया था, फिर भी हार मान ली। पास से एक भयंकर चीख आई और वह चू जेन के पिता की थी। अपने पिता की तीखी निगाहों का सामना करते हुए चू जेन की अभिव्यक्ति में उतार चढ़ाव आया, लेकिन अंत में उसने अपने दांतों को भींच लिया, घूम गया और मंच से नीचे चला गया। यह क्या है? उस दृश्य ने सभी को चौंका दिया। हार मान ली, ऐसा कुछ था जो आपने चू परिवार की प्रतियोगिताओं में अक्सर नहीं देखा था, और हार मानने वाला चू जेन था और उसका प्रतिद्वंद्वी चू फैंग था। ये कैसे संभव था? क्या चू जेन मूर्ख था? क्या उसके दिमाग में कोई समस्या थी? क्या हुआ? चू परिवार के सदस्य जो सच्चाई नहीं जानते थे, वे अवाक रह गए। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि चू जेन ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसकी हरकतों ने उन्हें वाकई काफी हैरान कर दिया। चू युवानबा भी चू जेन की हरकतों की ओर आकर्षित था। उसने भौहें सिकुड़ी और उसकी बुरी निगाहों से पता चलता था कि वह भी उलझन में था। चू फैंग इस राउंड में जीतता है। लेकिन कोई बात नहीं, चू फैंग ने वास्तव में जीत हासिल की। हालांकि इससे लोगों को एक अथाह एहसास हुआ, चू फैंग वास्तव में प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाला पहला व्यक्ति बन गया। पहले राउंड के बाद चू फैंग को जल्दी से दूसरे स्टेज पर ले जाया गया। जब उसने स्टेज पर एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे उसने हाल ही में हराया था, तो चू फैंग भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह व्यक्ति चू जेन का बड़ा भाई चू चेंग था। उस समय चू चेंग का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके होंठ हरे हो गए थे। उसने मन ही मन कोसा, हम दोनों भाइयों को वाकई 8 पीढ़ियों का दुर्भाग्य मिला है। हम इस शैतान से कैसे मिले? हालांकि वह अपने दिल में बहुत अनिच्छुक था, लेकिन उसे चू फैंग से बहुत पीड़ा हुई थी और वह उसके साथ कोई भी मारपीट नहीं करना चाहता था। कुछ सोचने के बाद उसने एक ऐसा काम किया जिसने चू परिवार को स्तब्ध कर दिया। मैं मानता हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 33 चू फैंग बनाम चू शुन। मार्शल भगवान असुर चू फैंग बनाम चू जुन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन MGA अध्याय 33 चू फैंग बनाम चू शुन। अरे, यह क्या स्थिति है? इस बार चू परिवार की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि कई बाहरी लोग भी जो चू फैंग को नहीं पहचानते थे, उनकी नजरें उसकी ओर उठी। ये युवक कौन है? उसने तो लगातार विरोधियों को गोल खाने पर मजबूर कर दिया। मुझे नहीं पता, लेकिन उसके कपड़ों को देखकर लगता है कि वह एजियो ड्रैगन स्कूल का आंतरिक दरबारी शिष्य होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह पिछले चू परिवार के समारोहों में दिखाई दिया था। वह सरल नहीं है। बिल्कुल भी सरल नहीं है। बिना किसी वार पलटवार के उसने विरोधी को डरा दिया। इस तरह की निरोधक क्षमता के साथ उसका भविष्य कैसा होगा? वहां उपस्थित भीड़ में से कुछ लोगों ने चू फैंग पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और गुप्त रूप से उन्हें लगा कि चू फैंग काफी प्रभावशाली व्यक्ति है। हाँ, तुम क्या सोच रहे हो? ये चू परिवार का कचरा है। चू परिवार का एक पुरुष जो चू फैंग से बेहद नफरत करता था, उसने दुखी होकर कहा। ओह, आप इस युवक को जानते हैं? एक बड़े व्यक्ति ने पूछा। बेशक मुझे पता है। मैं चू परिवार से हूं, इसलिए मुझे साफ पता है कि यह लड़का बेकार है। देखो, इस लड़के ने चेंग जेन भाइयों को रिश्वत दी होगी और वह बस झांसा दे रहा है। मैं गारंटी देता हूं कि वह अगले राउंड में हार जाएगा। चू परिवार के उस पुरुष ने आत्मविश्वास से कहा। उस युवक के बारे में तो आपकी कुछ राय होगी ही ना। कोई बुरा न मानना, लेकिन आप तो पहले से ही वयस्क हैं, तो फिर खुद को बच्चे की तरह क्यों गिरा रहे हैं? वह बड़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला। क्या तुम कह रहे हो कि मैं उसकी निंदा कर रहा हूं? मैं सच ही कह रहा हूं। चू परिवार का वह पुरुष बहुत क्रोधित था। तो फिर मैं तुमसे शर्त लगाता हूं। अगर तुमने जैसा कहा वैसा ही हुआ और वह युवक अगले राउंड में हार गया, तो ये चांदी के सिक्के तुम्हारे होंगे। अगर नहीं, तो हे तुम समझ गए। उस बड़े व्यक्ति ने चांदी का एक तैल निकाला। क्यों नहीं शर्त लगाओ? मुझे तो बस डर था कि तुम नहीं लगाओगे। ये देखकर कि मुफ्त पैसे थे, चू परिवार का वह आदमी क्यों नहीं लेगा? बहुत जल्दी उसने भी चांदी का एक तैल निकाल लिया। मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन ठीक उसी समय मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान के बीच से एक और चिल्लाहट आए। अपनी निगाहें केंद्रित करते हुए चू परिवार के पुरुष चौंके बिना नहीं रह सके। फिर से ये चू फैंग का मंच था और जिसने हार स्वीकार की वह चू गाओ था। लानत है। ये दुर्भाग्य है। चू परिवार का वह पुरुष अवाक था और उसका मन थोड़ा अस्त व्यस्त था। खेद है कि आप हार गए। ये देखकर बड़े व्यक्ति ने खुद की मदद की और मुस्कुराते हुए पुरुष के हाथ से चांदी का तैल ले लिया।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नदियों को दिए गए अपने चांदी के तायल को देखते हुए चू परिवार के पुरुष को दर्द की लहर महसूस हुई और उसने कहा, क्या तुम अब और शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? इस बार मैं 3 तायल चांदी की शर्त लगाऊंगा। TN नदियों को पैसा देना इक्वल्स पैसा फेंकना। क्यों नहीं, बस डर है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। उस बड़े व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया। आह, मुझे भी इसमें शामिल कर लो। मैं उस युवक की जीत पर दांव लगाता हूँ। मुझे भी गिन लो, मैंने भी उस युवक की जीत पर शर्त लगाई है। इसी समय आसपास के कुछ दखलंदाज लोग भी इसमें शामिल हो गए। आओ आओ आओ, सब आओ। और कौन, मैं तुम सबको साथ लेकर चलूंगा। चू परिवार का वह पुरुष घबरा गया और उसने सीधे अपना पूरा पैसों का थैला बाहर निकाल लिया। अंदर दर्जनों टैल चांदी थी और उसने सब बाहर उड़ेल दिया। चू चिंग, चू जेन और चू गाओ के लगातार हार मानने के बाद सभी पर्यवेक्षक अव्यवस्थित हो गए। चू परिवार की तो बात ही छोड़िए, बाहर के लोग भी उसे घूर रहे थे। अधिक से अधिक लोग यह अनुमान लगाने लगे कि वह चू फैंग कौन था। उन्होंने चू गुयू के बारे में सुना और उन्होंने चू हुनफेई के बारे में भी सुना। आखिरकार वे दोनों युवा प्रतिभाशाली थे जो एक प्रथम श्रेणी के स्कूल में दाखिल हुए थे। लेकिन ये चू फैंग कहां से आया? चूंकि लोग उत्तर का अनुमान नहीं लगा पा रहे थे, चू फैंग भी असहाय था। वह सभा का उपयोग अपनी चाल दिखाने के लिए करना चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ होगा। चू फैंग जैसे ही उदास हुआ, एक खूबसूरत व्यक्ति मंच पर आया। उसने अपनी नजरें टिकाई और देखा कि वह चूजू था। चू फैंग, आपकी लगातार 4 जीत के लिए बधाई। चूजू ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। चूजू, मजाक करने की जरूरत नहीं है। चू फेंग ने हंसते हुए कहा, लेकिन जल्दी ही उसे पता चल गया कि कुछ ठीक नहीं था। 4 बार, ये सिर्फ 3 बार था। चूजू, तुम नहीं। चूजू ने चू फैंग की स्तब्ध अभिव्यक्ति को देखते हुए शरारती ढंग से मुस्कुराए, फिर वह मंच से बूढ़े व्यक्ति से चिल्लाए, मैं भी मानती हूँ। उस समय पूरा मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान पूरी तरह से स्तब्ध था। यहां तक कि चू परिवार की कुछ युवा पीढ़ी भी चू फैंग पर अपनी नजरें गड़ाए बिना नहीं रह सकी और उनकी निगाहें आश्चर्य से भर गईं। वे सवालों से भरे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। केवल वे लोग जो एजो ड्रैगन स्कूल से थे, राहत की सांस ले रहे थे और महसूस कर रहे थे कि चू फैंग से न मिलकर वे भाग्यशाली थे। अन्यथा वे भी ठीक यही चुनाव करते। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी बात पर अड़े रहते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम सबसे अच्छे व्यक्ति हो जिसे मैंने कभी देखा है। उसी समय देखने वाली भीड़ के एक निश्चित क्षेत्र में लोगों का एक बड़ा समूह चू परिवार के पुरुष को घेर रहा था और बिना रोक टोक के उसके हाथ में मौजूद चांदी के सिक्के छीन रहा था। झपटने पर वह खाली हो गया। चू परिवार के उस पुरुष को अपना खाली बैग देखकर रोना भी आ गया। उसे गहराई से महसूस हुआ कि उसके साथ धोखा हो रहा है। चू फैंग को देखकर एजियो ड्रैगन स्कूल के सभी शिष्यों ने क्यों हार मान ली? निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी, लेकिन वह ये नहीं सोच पा रहा था कि चू फैंग ने उन्हें ऐसा क्या दिया था कि वे इतनी आज्ञाकारी ढंग से हार मान गए। टकराना। दूसरे स्टेज पर चू युए युद्ध के स्टेज से नीचे गिर रही थी। अगर स्टेज के बाहर मौजूद चू परिवार के बुजुर्गों ने उसे सही समय पर नहीं पकड़ा होता, तो वह निश्चित रूप से बुरी तरह घायल हो जाती। चू यू, ऐसा लगता है कि एजियो ड्रैगन स्कूल के मार्शल कौशल में कुछ भी खास नहीं है। चू शुन मंच से नीचे चला गया और उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान लटकी हुई थी। चू शुन, तुम्हारा साधना स्तर मुझसे अधिक है। अगर मैं भी 5वें स्तर पर होता तो मैं हार नहीं जाता। चू यू ने कड़वाहट भरे चेहरे के साथ कहा। यह सही है, लेकिन मेरी साधना तुमसे अधिक है और यह भी मेरी योग्यता पर निर्भर है। चू शुन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। चू यू ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और उसके दिल में एक अकथनीय शिकायत थी। वह पहले ही आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी थी, और अगर सभा कुछ दिनों बाद होती, तो वह निश्चित रूप से आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर में पहुंच जाती। लेकिन चूंकि वह हार गई थी, इसलिए वह हार गई और वह किसी भी चीज का बचाव नहीं करना चाहती थी। चू शुन, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो तुम चू यू से 1 साल बड़े हो। एक बड़े भाई के रूप में तुमने छोटी बहन के खिलाफ जीत हासिल की। क्या ये गर्व करने लायक है? अचानक एक आवाज सुनाई दी। चू युए ने देखा कि चू फैंग चू परिवार के कुछ वरिष्ठ लोगों की अगुवाई में शांति से चल रहा था। चू फैंग, तुम मेरे अगले प्रतिद्वंद्वी हो। चू फैंग को देखकर चुकशुन जाहिर तौर पर बहुत खुश था, क्योंकि वह जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा सबक देना चाहता था, वह चू फैंग था। डर गए? अगर डर गए हो तो हार मान सकते हो। चू फैंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अगर मैं तुम्हें नहीं पीटता, तो इसका मतलब है कि तुमने कल साफ शौच किया था। चू जुन ने ठंडी सांस ली और मंच पर कूद गया। उसने चू फैंग की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ आओ। चू फैंग, क्या तुम आश्वस्त हो? चू यू थोड़ा चिंतित थी, क्योंकि उसे लगा कि चुकशुन चू फैंग को बहुत नुकसान पहुंचाना चाहता था।
चिंता मत करो, मुझे उसके जैसे लोगों के खिलाफ सिर्फ एक बार हमला करना है। चू फेंग ने हल्के से मुस्कुराया और मंच की ओर चलने लगा। लेकिन ठीक उसी समय चू यू ने चू फेंग का हाथ खींचा और धीरे से पूछा, चू फेंग, क्या तुम आंतरिक दरबार शिष्य परीक्षा में प्रथम आए हो? चू फेंग थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन चू यू की निगाहें जवाब के लिए लालायित थीं, इसलिए वह उससे झूठ नहीं बोल सका। वह केवल अपना सिर हिला सका, और उसके बाद वह छलांग लगाकर मंच पर उतर गया। उस पल चू यू की अभिव्यक्ति दृढ़ हो गई। उसकी खूबसूरत आंखें लगातार चमक रही थी और यहाँ तक कि उसके दिल की धड़कन भी बहुत तेज हो गई थी। हालांकि उसके दिल में पहले से ही जवाब था, फिर भी चू फेंग से पुष्टि प्राप्त करने के बाद उसे लगा कि यह अकल्पनीय था। उसने अपना सिर उठाया और चू शुन की ओर देखा, जो जीतने के लिए दृढ़ था, और उसके मुंह के कोनों ने एक मीठी मुस्कान बना ली। किसी कारण से उसे चू शुन के लिए सहानुभूति का स्पर्श महसूस हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 34 सबको चौंका देना। मार्शल भगवान असुर सबको चौंका देने वाला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन MGA अध्याय 34 सबको चौंका देना। आखिरकार वह मौका आ ही गया। ये देखकर कि चू फेंग का प्रतिद्वंद्वी चू शुन था, चू परिवार के पुरुष का अवसाद तुरंत हवा में उड़ गया। उसकी जगह एक बेहद खुश चेहरा आ गया। जाहिर है, वह जानता था कि चू शुन में किस तरह की ताकत थी। वह आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर था, और वह चू परिवार की युवा पीढ़ी में शीर्ष 5 में रहने में सक्षम था। चू शुन और चू फेंग के बीच टकराव को देखकर वह समझ गया कि उन दोनों के बीच अच्छे संबंध नहीं है। चू शुन निश्चित रूप से हार नहीं मानेगा, इसलिए उसे यकीन था कि चू फेंग हार जाएगा। आह, क्या तुम सब में और अधिक दांव लगाने की हिम्मत है? चू परिवार के उस पुरुष ने जोर से चिल्लाकर कहा। बेशक, लेकिन क्या आपके पास अभी भी पैसे हैं? चू परिवार के पुरुष से सभी रजत पदक जीतने वाले लोग हंसे और बोले। हम्फ, क्या तुम मुझे नीची नजर से देख रहे हो? नर ने ठंडे स्वर में कहा और अपनी जेब से 2 सेंट स्पिरिट ग्रास निकाले। जब तक तुम्हारी हिम्मत है, मैं अंत तक तुम्हारे साथ खेलता रहूंगा। उसके हाथ में संत आत्मा घास देखकर आसपास के बहुत से लोग अवाक रह गए। संत आत्मा घास एक उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक औषधि थी, और उनमें से एक को एक तैल सोने के लिए बेचा जा सकता था। ये 100 तैल चांदी के बराबर था। चू परिवार के पुरुष ने एक ही बार में 2 जीत हासिल कर ली। ये देखकर कई लोग उसके साथ शर्त लगाने के योग्य भी नहीं थे। लेकिन उसकी शर्त को देखकर उन्हें पूरा भरोसा था कि वह जीत जाएगा। यही कारण था कि बहुत से लोग उससे ईर्ष्या करते थे, लेकिन उसके साथ शर्त लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत से लोग इतनी बड़ी शर्त हारने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। तुम बहुत साहसी हो, मैं तुम्हारे साथ एक बार और खेलूंगा। लेकिन उस बड़े व्यक्ति ने वास्तव में 2 संत आत्मा घास निकाली और चू परिवार के पुरुष के सामने उसे दिखाया। हे बढ़िया, ये देखकर चू परिवार का पुरुष बहुत प्रसन्न हुआ। बड़े व्यक्ति ने जो गड्ढा खोदा था वह उथला नहीं था, और बदला लेने का मौका उसकी आंखों के सामने था। जल्दी देखो, शो शुरू होने वाला है। ठीक उसी समय किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा। मंच पर देखते ही देखते चू शुन ने पहले ही चू फेंग पर भयंकर हमले शुरू कर दिए थे। हुश हुश हुश। चू शुन चू फेंग के सामने आया और उसने दोनों मुट्ठियों से हमला किया, लेकिन अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं किया। एक हमला दूसरे से ज्यादा तेज था, और एक मुट्ठी दूसरे के ठीक बाद आई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हवा उसकी मुट्ठियों के घूंसे से पैदा हुई थी, और वे साधारण हमले नहीं थे। यह एक भयंकर मुक्केबाजी तकनीक थी, एक रैंक 2 मार्शल कौशल। चू फेंग उन हमलों से दूर बाएं और दाएं झुके जो भयंकर हवा और तूफान की तरह थे। वह छिपे तौर पर आश्चर्यचकित था कि चू जुन उस दक्षता के लिए रैंक 2 कौशल का उपयोग करने में सक्षम था। यह अन्याय नहीं था कि चू यू हार गया। दुख की बात यह है कि उनके लिए ये कौशल सैकड़ों खामियों के समान थे, जो एक झटके में भी काम नहीं आ सकते थे। अचानक चू फेंग ने अपने पीछे हटते कदम रोक दिए और अब और नहीं चकमा दिया। वह बस चुपचाप चू शुन के हमले का इंतजार कर रहा था। अच्छा मौका है। यह देखकर चू शुन ने सोचा कि चू फेंग ने गलती की है। उसने अपनी मुट्ठी कसी और चू फेंग के चेहरे पर मुक्का मारना शुरू कर दिया। उस पल चू फेंग के लिए चिंतित लोगों के पसीने छूट गए। उन्हें डर था कि चू फेंग उस हमले को झेल नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आप इंसान होते तो आप महसूस कर सकते थे कि चू शुन के मुक्के में कितनी ताकत है। चू फेंग से नफरत करने वाले लोग बहुत खुश थे। वे बहुत लंबे समय से उस पल का इंतजार कर रहे थे, और वे चाहते थे कि चू शुन उस एक मुक्के से चू फेंग को मार डाले। लेकिन निस्संदेह चू फेंग उन लोगों को निराश करने वाला था। हाँ, अचानक चू फेंग चिल्लाया और उसके शरीर से असीम दबाव फूट पड़ा। उसका एक मुक्का बिजली की तरह था, और यह सीधे चू शुन के मुक्के की ओर गया। क्रैक, दोनों मुट्ठियां टकराईं और हड्डियां टूटने की आवाज गूंज उठी।
आह! उसी समय चुजुन चिल्लाया और उसने अपना दाहिना हाथ गले से लगा लिया। वह मंच से नीचे लुढ़क गया और दर्द से चीखने लगा। छठा स्तर, आत्मा क्षेत्र। उस क्षण, चाहे वह प्रशिक्षण मैदान के बाहर हो या अंदर, हर कोई हैरान था। यहाँ तक कि चू युवानबा भी अपनी आंखें बड़ी करने से खुद को नहीं रोक सका और उसके चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। जहां तक चू फैंग के पिता चू युआन का सवाल है, वह अचानक उठ खड़े हुए और उनका शरीर भावनात्मक रूप से कांपने लगा। जिस क्षण चू फैंग ने हमला किया, लगभग सभी लोग महसूस कर सकते थे कि चू फैंग का दबाव आत्मा क्षेत्र का वास्तविक छठा स्तर था। ये कैसे हुआ? क्या चू फैंग चू परिवार का कचरा नहीं था? उसके पास छठे स्तर की शक्ति कैसे हो सकती है? क्या वह चू गयू और चू हुनफेई जैसा नहीं है? चू परिवार की भीड़ के भीतर सदमे की आवाजें लगातार गूंज रही थी। वे संभवतः इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। चू फैंग, वह पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दरअसल चू यू, चू वेई, चू जू, चू चेंग, चू जेंग, चू गाओ और अन्य एजियो ड्रैगन स्कूल के लोग भी हैरान थे। वे जानते थे कि चू फैंग बेहद शक्तिशाली था, क्योंकि वह अकेले ही 40 भयंकर जानवरों को मार सकता था और वह एक भयंकर व्यक्ति बन गया था जो आंतरिक दरबार शिष्य परीक्षा में एक था। लेकिन उन्होंने केवल अनुमान लगाया कि चू फैंग के पास आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर की शक्ति थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वह छठे स्तर पर था। छठा स्तर, आत्मा क्षेत्र। अपनी पीढ़ी में उसे पहले से ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता था। चू फैंग उस वर्ष केवल 15 वर्ष का था, और 15 वर्ष की आयु में आत्मा क्षेत्र के छठे स्तर पर होने का मतलब था कि उसके पास असीमित क्षमता थी। न केवल चू परिवार ने आह भरी, बल्कि पूरा मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान आश्चर्यचकित होकर चिल्ला उठा, क्योंकि वे चू फैंग की ताकत से दंग थे। चू परिवार में एक 15 वर्षीय लड़का दिखाई दिया जो आत्मा क्षेत्र के छठे स्तर पर था। यह एक विस्फोटक खबर थी, और एक तरह से चू फैंग की ताकत चू गुयू और चू हुनफेई की ताकत से भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। आखिरकार चू फैंग उन दोनों से 2 साल छोटा था। 2 साल के समय में चू फैंग की ताकत के साथ उसके लिए आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर को तोड़ना असंभव नहीं था। जीनियस। ये वाकई एक जीनियस है। चू परिवार में ऐसी ही एक जीनियस छिपी हुई थी। इस पर यकीन करना वाकई मुश्किल है। ऐसा लगता है कि चू परिवार को एक योग्य उत्तराधिकारी मिल गया है, और प्रतिभाशाली लोग प्रतिभाशाली लोगों से ही निकलते हैं। उनकी भविष्य की उपलब्धियां केवल इस छोटे से लीनिंग माउंटेन टाउन तक ही सीमित नहीं रहेंगी। अलग अलग शक्तियों के लोगों ने अंतहीन प्रशंसा की। चू फैंग और दूसरे के प्रदर्शन से चू परिवार का भविष्य दिखा। लेकिन उनके अपने परिवार में इतनी उत्कृष्ट युवा पीढ़ी नहीं थी। तो उसके पास ऐसी ताकत थी। चू गुयू, जो अभी भी मंच पर था, वह भी चू फैंग की शक्ति से आकर्षित था। उसके चेहरे पर अपार खुशी छा गई। ये कैसे संभव है? ये कैसे हुआ? ये तो बस। लेकिन अन्य लोगों के आश्चर्य की तुलना में, एक निश्चित क्षेत्र में एक चू परिवार का पुरुष जमीन पर लंगड़ा कर बैठा था। उस पल में उसे आखिरकार पता चल गया कि चू जू, चू गाओ, चू चेंग और चू जिन लगातार क्यों हार मान रहे थे। उन्होंने ऐसा बेतरतीब ढंग से नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे पहले से ही जानते थे कि चू फैंग के पास वह पूर्ण शक्ति थी। बहुत बहुत धन्यवाद। वह बड़ा व्यक्ति चला आया और 2 संत आत्मा घास ले गया। ये देखकर कि उसकी संत आत्मा घास किसी ने ले ली है, चू परिवार के पुरुष की आंखों में एक बेजान भाव था, मानो वह पूरी तरह से निराश हो गया हो। अचानक उसने अपनी बाहें हिलाई और अपने चेहरे पर 2 बार थप्पड़ मारे, फिर धीमी आवाज में चिल्लाया, मूर्ख। आसपास के लोग उसकी हरकतों को समझ सकते थे। हालांकि यहाँ कोई गरीब लोग नहीं थे, लेकिन वे बहुत अमीर लोग भी नहीं थे। 2 संत आत्मा घासों का छिन जाना किसी के लिए भी बहुत बड़ा झटका था। समझ तो समझ में आती थी, लेकिन किसी ने उससे सहानुभूति नहीं जताई। चू परिवार में एक वरिष्ठ के रूप में उसने उसी परिवार की युवा पीढ़ी के एक व्यक्ति की निंदा की। दूसरों की नजर में इसे जो बोया वही काटना कहा जाता है। अच्छी तरह से योग्य। ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर लोग चू फैंग की ताकत के कारण चिल्ला रहे थे। उस समय वह पहले से ही दूसरे मंच पर कदम रख चुका था। लेकिन उस पल चू फैंग का चेहरा बहुत बदसूरत था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसका प्रतिद्वंद्वी उसका बड़ा भाई चू गयू था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 35 जूतियानई। मार्शल भगवान असुर सी 35 जूतियानई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। MGA अध्याय 35 जूतियानई। युद्ध के मंच पर दोनों भाई एक दूसरे को अपनी चारों आंखों से देख रहे थे। चू फैंग का चेहरा बेहद बदसूरत था, जबकि चू गयू के चेहरे पर मुस्कान थी। उन दोनों ने कुछ भी नहीं कहा, मानो वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अपनी निगाहों का इस्तेमाल कर रहे हो। चू गुयू चू फैंग के लिए खुश था।
चूंकि वह उस उम्र में आत्मा क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंचने में सक्षम था, इसका मतलब था कि उसकी प्रतिभा उसकी खुद की प्रतिभा से बढ़कर थी। अचानक चू गयू का मुंह थोड़ा सा खुला और उसने अपना सिर घुमाया और मंच से दूर खड़े चू परिवार के वरिष्ठों की ओर बोलना शुरू कर दिया। मैं मानता हूं। लेकिन जब ये दो शब्द बोले तो चू गयू की मुस्कान तुरंत जम गई। हालांकि वे शब्द वही थे जो वह कहना चाहता था, लेकिन वे उसके द्वारा नहीं कहे गए थे। भाई तुम। चू गयू ने चू फैंग की ओर देखा और उसकी निगाहें गुस्से से भरी हुई थीं। वह मूल रूप से चू फैंग को मौका देना चाहता था, लेकिन चू फैंग एक कदम तेज था। चू फैंग का चेहरा पहले से ही बहुत बेहतर था, क्योंकि वह शांति से चू गयू के बगल में चला गया, मुस्कुराया और कहा, इसका बुरा मत मानो। मुझे लगता है कि चूंकि आप दोनों एक प्रथम श्रेणी के स्कूल के शिष्य हैं, इसलिए आप उसके प्रतिद्वंद्वी बनने के लिए अधिक उपयुक्त हैं। उसे हराओ और उस साल की हमारी शर्म को धो डालो। उसे हराओ और उसे बताओ कि चू परिवार की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति कौन है। ये कहने के बाद चू फैंग ने मंच छोड़ दिया। लेकिन उसके कार्यों ने निस्संदेह एक और बड़ी लहर पैदा कर दी। कुछ लोगों ने सोचा कि चू फैंग स्नेही था और उसने अपने बड़े भाई को मौका दिया। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा भी लगा कि चू फैंग को अपनी सीमाएं पता थी। वह जानता था कि वह चू ग्यू या चू हुनफेई का विरोधी नहीं था, इसलिए उसने हार मान ली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या सोचते थे। चू गयू का दिल इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट था कि उसके छोटे भाई ने अपने शब्दों में क्या कहा था। प्रतियोगिता अंतिम चरण में पहुंच गई जब चू फैंग ने हार स्वीकार कर ली। चू गयू और चू हुनफेई, वे दोनों ही आत्मा क्षेत्र के छठे स्तर पर थे और दोनों ने प्रथम श्रेणी के स्कूल में प्रवेश लिया था। बिना किसी और रहस्य के वे अंतिम प्रतिद्वंद्वी बन गए। प्रतियोगिता का सबसे रोमांचक क्षण भी आ गया था। लगभग सभी की निगाहें दो युवा लोगों के शरीर पर केंद्रित थीं और चू परिवार की युवा पीढ़ी के सबसे मजबूत व्यक्ति के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन फुफुफुफ। उन दोनों ने एक दूसरे पर मुक्का मारा और सभी प्रकार के चकाचौंध भरे युद्ध कौशल का बिना रोक टोक इस्तेमाल किया। वे वास्तव में एक प्रथम श्रेणी के स्कूल के शिष्य थे। न केवल उनके कौशल मजबूत थे, बल्कि उनकी युद्ध तकनीक भी उच्च गुणवत्ता वाली थी। जब शानदार कौशल और तेज हवा मंच पर ऊपर नीचे उड़ रही थी, तो उन दोनों ने सभी के लिए एक दृश्य भोज प्रस्तुत किया। भाई, तुम्हें जीतना ही होगा। लेकिन जब अधिकांश लोग प्रशंसा के मूड में थे, चू फैंग को केवल यही उम्मीद थी कि चू गयू जीतेगा। ये लड़ाई सिर्फ खिताब के लिए नहीं थी। यह इस बात का भी प्रतिनिधित्व कर रही थी कि उस साल चू होनफेई द्वारा चू फैंग और चू गयू के अपमान को मिटाया जाएगा या नहीं। टकराना। लेकिन जब चू हुनफेई के जोरदार मुक्के से चू गयू खून से लथपथ होकर मंच से नीचे गिर गया, तो चू फैंग की सारी उम्मीदें धूल के साथ तुरंत गायब हो गईं। भाई, चू फैंग पागलों की तरह चू गयू की ओर भागा और उसे बहुत डर था कि उसका बड़ा भाई बुरी तरह घायल हो गया है। जब वह चू ग्यू के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि चू ग्यू चुपचाप उसे देख रहा था और उसके आंसू बह रहे थे। उसने बेहद शर्मिंदगी भरे लहजे में कहा, तुम्हारा बड़ा भाई बेकार है और मैंने तुम्हें निराश किया है। इतना कहकर चू गयू ने अपनी आंखें बंद कर ली और बेहोश हो गया। अपने भाई की चोटों को इतना गंभीर देखकर चू फैंग तुरंत घबरा गया। हे, जैसा मैंने कहा, प्रतियोगिता में बेहतर होगा कि तुम भाई मुझसे न मिलो, वरना मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम वापस नहीं उठ पाओगे। तो क्या मैंने वह नहीं किया जो मैंने कहा था? मंच पर मौजूद चू हुनफेई ने ठंडी मुस्कान के साथ चू फैंग की ओर देखा। उसका स्वर उपहास से भरा हुआ था। कमीने, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये देखकर चू फैंग गुस्से में बाघ की तरह हो गया। वह मंच पर कूदना चाहता था और तय करना चाहता था कि कौन श्रेष्ठ है। फैंगर, रुक जाओ। लेकिन चू फैंग के उछलने से पहले ही एक मजबूत हाथ ने चू फैंग के कंधे को कसकर पकड़ लिया। उसने पलटकर देखा। वह उसके पिता चू युआन थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। राउंड पहले से ही सेट है। दूसरों की नजरों में मजाक मत बनो। हालांकि चू युआन का स्वर शांत था, चू फैंग उसकी निगाहों से बता सकता था कि चू युआन कितना गुस्से में था। ये सही था। कौन पिता अपने बेटे को इस तरह पिटता देखकर नाराज नहीं होगा? लेकिन ऐसी परिस्थितियों में उसे अपनी भावनाओं पर काबू रखना था। ये सही है। आज्ञाकारी, अपने पिता की बात सुनो वरना तुम्हारे पिता गुरु के पद का मौका खो देंगे। चू हुनफेई ने मजाक करना जारी रखा। हुनफेई, मेरा सुझाव है कि तुम थोड़ी शालीनता से बात करो। उस घमंडी चू हुनफेई का सामना करते हुए चू युआन का चेहरा ठंडा पड़ गया। पांचवे चाचा, मैं कहाँ गलत हूँ? तथाकथित विजेता राजा है, हारने वाला चोर है। विजेता के रूप में मैं हारने वाले का अपमान कर सकता हूँ। यह मेरा अधिकार है। चू हुनफेई ने निराशा से कहा, यह सही है पांचवे चाचा, मैं सोच रहा हूँ कि आपने पहले ही मास्टर की स्थिति पर अपना मौका खो दिया है। गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को दोष देना है तो अपने दोनों बेटों को ही दोष दो। अगर वे मुझे पीट सकते थे तो मालिक का पद तुम्हारा होता।
लेकिन कितनी शर्म की बात है। जीतने वाला मैं चू होनफेई हूं, न कि आपके दोनों बेटे। हाँ हाँ। चू होनफेई चलते समय अपनी पागल हंसी को दूर ले गया। उस समय चू फैंग का गुस्सा भड़क रहा था, लेकिन वह सिर्फ बर्दाश्त कर सकता था। चू होनफेई ने जो कर्ज छोड़ा था उसे वह देर सवेर ब्याज समेत वापस कर देगा। लेकिन वह अभी ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वह सभा के नियमों को नहीं तोड़ सकता था। खास तौर पर अब यह उसके पिता के लिए परिवार के स्वामी को चुनने का महत्वपूर्ण क्षण था, इसलिए वह किसी भी तरह से चू युआन पर बोझ नहीं डाल सकते थे। बस इसी तरह प्रतियोगिता का पर्दा गिर गया। चू होनफेई प्रतियोगिता का विजेता बन गया और जनता की स्वीकृति के साथ चू परिवार की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति भी बन गया। स्वाभाविक रूप से चू होनफेई और उनके पिता चू नानशान इस सभा के सबसे बड़े विजेता बन गए। सभी को लगा कि चू होनफेई के प्रतियोगिता में प्रथम आने के बाद चू नानशान के लिए परिवार के स्वामी का पद पाने की संभावना और भी बढ़ी थी। वास्तव में ऐसा ही था। चू युवानबा ने प्रतियोगिता में प्रथम आने का इनाम व्यक्तिगत रूप से चू होनफेई को दिया। उन्होंने चू होनफेई को सभा के बाकी विवरण देखने के लिए अपने बगल में बैठने दिया। उनकी आंखें प्रेम में डूबी हुई थीं। चू परिवार के जूनियर्स में कुछ कौशल है, लेकिन दुख की बात है कि यह केवल चू परिवार तक ही सीमित है। लेकिन जैसे ही चू परिवार ने प्रतियोगिता की समाप्ति की घोषणा की, अचानक उपहास से भरी एक आवाज गूंजी। लोगों ने अपनी निगाहें एकाग्र कर ली और हर कोई खाली निगाहों से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। भीड़ के एक खास हिस्से में एक युवक खड़ा था। वह युवक सिर्फ 17 या 18 साल का था, लेकिन उसकी आंखें बहुत गंभीर थीं। वह उस नजर से चू होनफेई को घूर रहा था जो चू युवानबा के बगल में खड़ा था। तुम कौन हो? मेरे चू परिवार में इतना क्रूर व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किसी ने ऊंची आवाज में पूछा। मैं प्रथम श्रेणी के 100 परिवर्तन स्कूल का आंतरिक दरबार शिष्य हूँ। जू तियानई पियट्री टाउन के जू परिवार से जू कियान का बेटा। इसके अलावा मैं यहाँ अत्याचारी व्यवहार करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ अपने चू परिवार के साथियों से थोड़ा बहुत सीखना चाहता हूँ। जू तियानई ने सार्वजनिक रूप से चू परिवार की युवा पीढ़ी को चुनौती दी, जिससे चू परिवार के बुजुर्ग बेहद नाराज हो गए। एक के बाद एक उन्होंने जू कियान की आलोचना की। आप सब इतने घबराए हुए क्यों हैं? मेरे बेटे ने यह बात बहुत साफ साफ कह दी है। ये सिर्फ कुछ सीख है, कोई जिंदगी और मौत की लड़ाई नहीं। लेकिन अगर आपको भरोसा नहीं है और आपको लगता है कि आपके चू परिवार की युवा पीढ़ी में मेरे बेटे शू तियानई के खिलाफ जीतने की क्षमता नहीं है, तो हम अभी यहाँ से जा सकते हैं। शू कियांग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उन शब्दों ने चू परिवार को पूरी तरह से उलझा दिया। अगर वे चुनौती स्वीकार नहीं करते, तो भविष्य में वे हंसी का पात्र बन जाते। इसलिए उनके सामने चुनने के लिए केवल एक ही रास्ता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 36 मैं चुनौती स्वीकार करूंगा। मार्शल भगवान असुर मैं चुनौती स्वीकार करूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन MGA अध्याय 36 मैं चुनौती स्वीकार करूंगा। होनफेई क्या तुम आश्वस्त हो? चू युवानबा ने चू होनफेई की ओर देखा जो उसके बगल में था। दादाजी, मैं ऐसे लोगों को 10 चालों में निपटा सकता हूँ। चू होनफेई ने आत्मविश्वास से भरे हुए कहा। बहुत बढ़िया। जाओ, इस चू परिवार को हमारे चू परिवार की युवा पीढ़ी की ताकत का पता चलने दो। चू युवानबा संतोष से मुस्कुराया। हाँ सर। चू होनफेई ऐसे भागा जैसे वह उड़ रहा हो, फिर अचानक छलांग लगा दी। हवा में एक खूबसूरत छलांग लगाने के बाद वह मंच पर उतरा। ट्रैश जू परिवार, देखते हैं कि तुम मेरी 10 चालें झेल सकते हो या नहीं। चू होनफेई ने तुरंत हमला किया और सुंदर मुक्केबाजी तकनीकों का एक सेट प्रदर्शित किया क्योंकि वह पागलों की तरह जू तियानई पर टूट पड़ा। हालांकि जू तियानई ने भी नहीं टाला। उसकी आंखों में घृणा भरी हुई थी, और जब चू होनफेई उसके करीब आया, तो उसने आगे बढ़कर अपना हाथ उठाया और थप्पड़ मार दिया। टकराना। उस थप्पड़ से क्षितिज पर खून का एक सुंदर फूल दिखाई देने लगा। चू होनफेई जो पहले बाघ की तरह मजबूत था, वह तुरंत ही डोरी टूट जाने के कारण पतन की तरह हो गया। वह हवा में वापस उड़ गया और भयंकर रूप से जमीन पर उतरा। एक चाल। उसने केवल एक चाल का उपयोग किया। चू परिवार की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति चू होनफेई जो आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था, वह जू परिवार के युवा व्यक्ति से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। वह नुकसान वाकई दुखद था। प्रभावशाली। जू तियानई नाम का वह युवक आत्मिक क्षेत्र के 7वें स्तर पर है। इस उम्र में उस मुकाम तक पहुंचना, क्या भविष्य में वह सारी सामान्य बुद्धि नहीं तोड़ देगा? वह सच्चा जीनियस है। उस पल सब कुछ अस्त-व्यस्त हो गया। सभी तरह की चीखें बिना रुके जारी रही क्योंकि वे जू तियानई की शक्ति से हैरान थे। चू होनफेई को एक ही थप्पड़ में हराने में सक्षम होना उसकी ताकत को दर्शाता है। जू कियान के बेटे में इतनी प्रतिभा है।
चू युवानबा का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने फड़क रहे थे। चू होनफेई न केवल हार गया, बल्कि वह पूरी तरह से हार गया। इसके साथ ही हर कोई जानता था कि चू परिवार की पीढ़ी जू परिवार की युवा पीढ़ी को हराने में असमर्थ थी। वे एक भी हमला नहीं झेल पाए। इससे चू युवानबा को लगा कि उसका चेहरा अस्तित्वहीन हो गया है। उसने अपना पूरा चेहरा खो दिया, लेकिन वह क्या कर सकता था? वह अपने पोते की प्रतिभा की कमी को दोष नहीं दे सकता था, है न? आखिरकार उसके चू परिवार में ऐसे कोई लोग नहीं थे जो इतने शक्तिशाली थे। हा, चू परिवार की युवा पीढ़ी तो बस औसत दर्जे की है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जू कियांग अपनी अहंकारी हंसी और जू परिवार के समूह को जू ताइनाई के मंच की ओर ले आया। क्या चू परिवार में कोई ऐसा है जो मुझसे लड़ने की हिम्मत रखता है? जू तियानाई ने किसी को भी जाने नहीं दिया। उसने चू परिवार की युवा पीढ़ी की ओर तिरस्कार भरी नजर डाली। उस समय हालांकि चू परिवार के सभी लोग बहुत गुस्से में थे, लेकिन किसी ने भी चुनौती लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि वे शू तियानाई को हरा नहीं सकते। अगर इसके बावजूद भी वे आगे बढ़ते तो इसका मतलब सिर्फ ये होता कि वे खुद को बदनाम कर रहे थे और लोग उनके बारे में कमतर राय रखते। बस छोड़ दो तियानी, चू परिवार की युवा पीढ़ी में कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता। बस उन्हें जाने दो, जू कियांग ने हंसते हुए कहा, और यह बेहद मजाकिया था। ये देखकर कि उन्होंने अपनी बात मनवा ली है, जू तियानी ने ठंडे स्वर में नाकभान सिकुड़ी और जू कियांग के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मैं चुनौती स्वीकार करूंगा। लेकिन उसी समय अचानक एक बिजली जैसी चीख सुनाई दी। उसी समय एक शरीर हवा में उछला और एक सुंदर वक्र के साथ मंच पर मजबूती से उतरा। चू फेंग। मंच पर शव देखकर सभी चौंक गए। फेंग, वापस आओ। चू युआन जल्दी से चिल्लाया, क्योंकि उसे डर था कि चू फेंग भी चू होनफेई जैसी ही स्थिति में होगा। वाकई शर्मनाक है। चू युवानबा का चेहरा हरा हो गया। उसे लगा कि चू फेंग की हरकतों से चू परिवार की बदनामी ही होगी। लड़के, तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो? जू तियानाई ने घृणा से चू फेंग को देखा और उससे नजरें भी नहीं मिलाई। जब तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। चू फेंग ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा। बहुत बढ़िया। जू तियानाई ने आगे छलांग लगाए और तुरंत हवा का एक झोंका आया। पलक झपकते ही वह चू फेंग के सामने पहुंच गया। उसने अभी भी उस थप्पड़ का इस्तेमाल किया और उसने अभी भी उसी जगह निशाना साधा। वह चाहता था कि चू फेंग चू होनफेई की तरह ही दुखी होकर हार जाए। उस पल चू परिवार के कुछ सदस्यों ने अपना सिर घुमाया और बिना कुछ देखे रह गए। उन्हें चू फेंग के लिए दुख नहीं हुआ, लेकिन वे चू फेंग को देखना नहीं चाहते थे, जो चू परिवार का और भी ज्यादा सम्मान खोने वाला था। फुसफुसाहट। लेकिन जैसे ही लोगों ने सोचा कि चू फेंग निश्चित रूप से हार जाएगा, उसका शरीर थोड़ा सा बगल की ओर झुक गया और उसने आसानी से जू तियानी के हमले को चकमा दे दिया। उसके बाद चू फेंग ने जू तियानी के चेहरे पर एक बैकहैंड थप्पड़ मारने का लक्ष्य बनाया। यह चू फेंग की गति बहुत तेज थी और उसे कम आंकने वाला जू लियानाई तुरंत चौंक गया। उसने तुरंत अपना दूसरा हाथ लिया और चू फेंग के थप्पड़ को बलपूर्वक रोकना चाहा। लेकिन जैसे ही जू तियानाई का हाथ चू फेंग के हाथ को छूने वाला था, चू फेंग का हाथ डगमगाया और अंततः गायब हो गया। अरे वाह, यह एक बहुत ही बढ़िया मार्शल कौशल है। जू तियानी अपने अनुभव के साथ उस पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि चू फेंग की मायावी हथेली पहले ही जू तियानी की छाती पर मजबूती से लग चुकी थी। टकराना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। टा। हथेली जमीन पर पड़ी और जू तियानी कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया। शक्तिशाली शक्ति ने उसे लगभग मंच से गिरा दिया। देखो, चू फेंग ने वास्तव में जू तियानाई पर प्रहार किया है। क्या शानदार तकनीक है। वह आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर पर मौजूद व्यक्ति से थोड़ा सा लाभ प्राप्त करने में सक्षम था। हर जगह आश्चर्य की चीखें गूंज उठी और सभी को लगा कि यह अकल्पनीय था। यहां तक कि चू परिवार के सदस्य जो चू फेंग से नफरत करते थे, वे भी अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सके और उनके चेहरे पर सदमे के निशान उभर आए। वह थप्पड़ जिसने चू होनफेई को एक ही वार में हरा दिया। चू फेंग ने न केवल उसे चकमा दिया, बल्कि उसने जू तियानाई पर एक वार भी किया। इसका क्या मतलब था? कम से कम इसका मतलब यह था कि चू फेंग की शक्ति चू होनफेई की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। दूसरों का तो जिक्र ही नहीं, बल्कि चू युवानबा जो पहले क्रोधित था, उसने भी अधिक ध्यान दिया और उसकी निगाहों में आश्चर्य भर गया। थोड़ा कौशल, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। धमाका। जू तियानाई अचानक आगे बढ़ा और उसके कदम से मंच भी थोड़ा हिल गया। एक बार फिर वह जोरदार बल के साथ चू फेंग के सामने पहुंचा। दोनों हाथ फैले हुए थे। मुट्ठियों की परछाई हवा में भर गई थी और अपने साथ तेज हवाएं लेकर आ रही थी। वे बारिश के तूफान की तरह थे जो हवा के साथ चल रहे थे। रैंक 3 मार्शल कौशल। भीड़ हैरान थी। वे बता सकते थे कि जू तियानाई एक रैंक 3 मार्शल कौशल का उपयोग कर रहा था जिसमें वह माहिर था।
चू फैंग संभवतः उस ताकत के अलावा उस तरह के मार्शल कौशल का बचाव नहीं कर सकता था। ये बिल्कुल सही समय पर आया। लेकिन लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि चू फैंग जू तियानई के भयंकर हमलों से पीछे नहीं हटेगा। उसके दोनों हाथों की हरकत से धीरे धीरे अनगिनत हथेलियां आ गईं। हथेली की हर छाया अतुलनीय रूप से वास्तविक थी। ध्यान से देखने पर ऐसा लगा जैसे चू फैंग के शरीर में अनगिनत भुजाएं उगाए हों। उससे निकलने वाली आभा जू तियानई से भी ज्यादा मजबूत थी। बैंग 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 अनगिनत मुठ्ठियां अनगिनत हथेलियों के खिलाफ चली गईं। उस समय किसी के पास फायदा नहीं था क्योंकि वे लड़ रहे थे। उसी क्षण भीड़ फिर से उबलने लगी। अगर चू फैंग केवल रैंक 3 कौशल का उपयोग करता तो ये ज्यादा नहीं होता। लेकिन उसने रैंक 3 मार्शल कौशल का इस्तेमाल उस स्तर तक किया जिससे वह जू तियानी के बराबर हो गया। यह जानना जरूरी था कि वह सिर्फ छठे स्तर पर था जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी 7वें स्तर पर था। यह चू फैंग वास्तव में इस कौशल का उपयोग कर रहा है। थोड़ी देर तक देखने के बाद चू वेई को अचानक समझ में आ गया और उसके चेहरे पर आश्चर्य गहरा हो गया। वे चू फैंग कौन सा हुनर इस्तेमाल कर रहा है? अचानक उसके बगल में एक बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी। सिर उठाकर देखने पर पता चला कि वह चू युवानबा था। चू युवानबा के चेहरे पर भी आश्चर्य था, लेकिन जिस निगाह से वह चू फैंग को देख रहा था वह उत्तर की लालसा से भरी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 37 सबको चौंका देने वाला। मार्शल भगवान असुर सबको चौंका रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन MGA अध्याय 37 सभी को चौंका देने वाला। मूल चरण के विशेषज्ञ के रूप में चू युवानबा ने यह भी पता लगाया कि चू फैंग भी रैंक 3 कौशल का उपयोग कर रहा था और यह जू तियानई द्वारा उपयोग किए जा रहे कौशल की तुलना में बहुत अधिक रहस्यमय था। उनके अनुभव के अनुसार इस तरह के कौशल को सीखना बहुत कठिन था। फिर भी चू फैंग को ऐसा लग रहा था कि उसने पहले ही इसमें महारत हासिल कर ली है। इसलिए आश्चर्यचकित होने के अलावा वह ये जानना चाहता था कि यह किस तरह का कौशल था। दादाजी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो चू फैंग जिस कौशल का उपयोग कर रहा है वह एजो ड्रैगन स्कूल के पूरे आंतरिक प्रांगण इल्यूजनरी पाम में प्रशिक्षित करने के लिए सबसे कठिन कौशल है। चू वेई ने गंभीरता से कहा। क्या पूरे आंतरिक प्रांगण में प्रशिक्षण के लिए ये सबसे कठिन कौशल है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह लड़का इतना प्रभावशाली था। चू युवानबा ने ठंडी हवा में सांस ली। सिर्फ इतना ही नहीं दादाजी, इस साल के इनकोर्ट शिष्य परीक्षा में एक भयंकर व्यक्ति था जिसने अकेले ही 40 भयंकर जानवरों से युद्ध किया। सभी शिष्यों के आने से पहले उसने सभी भयंकर जानवरों को मार डाला और प्रथम होने का इनाम लिया। और हमें लगता है कि वह उग्र व्यक्ति चू फैंग है। चू वेई ने बताना जारी रखा। चू वेई की बातें सुनकर चू युवानबा का चेहरा एक बार फिर बदल गया और वह इतना हैरान हो गया कि वह बोल भी नहीं पाया। उसने तुरंत चू फैंग की ओर देखा, लेकिन उसकी नजर बिल्कुल अलग थी। उस पल उसके दिल में एक विचार आया। शायद चू फैंग वास्तव में चू परिवार का चेहरा वापस पाने में सक्षम था। इससे पहले उसने कभी नहीं सोचा होगा कि चू परिवार का चेहरा इस बच्चे के ठीक होने पर निर्भर करेगा। आखिरकार वह वास्तव में चू परिवार का सदस्य नहीं था, लेकिन चू फैंग उसकी एकमात्र उम्मीद थी। फुफुफुफ। चू फैंग और जू तियानई के बीच लड़ाई में यह निर्धारित करना बेहद मुश्किल था कि किसका पलड़ा भारी था। पर्यवेक्षक ये नहीं बता सकते थे कि किसका पलड़ा भारी था, लेकिन जू तियानई उदास था। उसने अपनी ताकत और कौशल से चू फैंग पर दबाव नहीं डाला और केवल अपने आप को संतुलित किया। कई दौर के हमलों के बाद उसकी सांसें पहले से ही फूल रही थीं। लेकिन चू फैंग के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, जैसे उसे पता ही न हो कि थकान नाम की चीज क्या होती है। ये सही नहीं है। यह आदमी इस राउंड में देरी कर रहा है और मेरी सारी ताकत बर्बाद करना चाहता है। जू तियानई को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने खुद से कहा, ऐसा लगता है कि मुझे इसे जल्दी खत्म करना चाहिए। इस बात पर विचार करते हुए जू तियानई ने धीमा होने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना कौशल बदल दिया और उसके शरीर से असीम दबाव निकल रहा था। उसका पूरा वातावरण अलग था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चू फैंग को महसूस हुआ कि जब उसने ऐसा किया तो मंच और भी ज्यादा हिल रहा था। जू तियानई की दोनों मुट्ठियों पर चांदी जैसा सफेद रंग था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर स्टील लगा हो और उसके साथ एक अजेय आभा भी थी जो चू फैंग की ओर उड़ रही थी। रैंक 4 कौशल। जू तियानई की विस्फोटक शक्ति को महसूस करते हुए सभी के चेहरे काफी बदल गए। यहां तक कि शांत हुए चू युवानबा का चेहरा भी बदल गया। रैंक 4 कौशल। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई साधारण शिष्य सीख सकता था। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में कई शक्तियां थीं। इतने सारे लोगों में से शायद एक भी ऐसा नहीं था जिसके पास रैंक 4 कौशल हो। यहां तक कि चू युवानबा के पास भी एक नहीं था।
कारण बहुत सरल था। जो साधक रैंक 4 कौशल में प्रशिक्षण ले सकते थे, वे निश्चित रूप से स्कूलों में महत्वपूर्ण लोग थे। उस व्यक्ति की भविष्य की उपलब्धियां इस तरह की छोटी जगह तक सीमित नहीं होंगी। इसके अलावा, न केवल रैंक 4 कौशल प्राप्त करना बेहद कठिन था, बल्कि उनमें प्रशिक्षण लेना भी बहुत मुश्किल था। भले ही लोगों को रैंक 4 कौशल मिल जाए, लेकिन वे इसे समझ नहीं पाते। इसलिए जू तियानई का रैंक 4 कौशल का उपयोग करने में सक्षम होना स्वाभाविक रूप से सभी को चौंका देगा। यद्यपि उन्होंने रैंक 4 कौशल की पूरी शक्ति प्रदर्शित नहीं की, लेकिन उन्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जा सकता है क्योंकि वह इस सीमा तक इसका उपयोग करने में सक्षम थे। हार गया। चू फेंग हार गया। यह अनगिनत लोगों के दिलों की आवाज थी। लेकिन अगर वह हार गया तो यह अन्याय नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वह कमजोर था, बल्कि उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत था। आखिरकार, चू फेंग अभी भी युवा है, और आत्मा क्षेत्र के छठे स्तर की शक्ति का उपयोग करके जू तियानई को इस हद तक मजबूर करना पहले से ही उसकी प्रतिभा के बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर वह जू तियानई की ही उम्र का होता तो शायद नतीजा अलग होता। भले ही सभी को लगा कि चू फेंग निस्संदेह हार जाएगा, लेकिन किसी ने भी अपने दिल में उसका मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि उनके दिलों में चू फेंग भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। स्वूश। लेकिन ठीक उसी समय चू फेंग ने भी अपने कौशल में बदलाव किया। उसने अपने पूरे शरीर को ढकने वाली मुट्ठियों को रोक दिया और उसकी जगह एक ऐसी छवि ने ले ली जिसने हवा की तरह जू तियानी के हमले को चकमा दे दिया। 20 उसके पीछे एक शरीर घूम रहा था। तेज हवा चल रही थी और कुछ बिजली की चिंगारियां भी चमक रही थी। शू तियानी की पिछली गति की तुलना में गति और भी ज्यादा थी, कमजोर नहीं। ये है, हे भगवान, ये रैंक 4 कौशल है। चू फेंग भी रैंक 4 कौशल का उपयोग कर सकता है। अगर यह कहा जाए कि जू तियानई ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया, तो वर्तमान चू फेंग लोगों को पागल कर देगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 15 साल की उम्र में उसके पास आत्मा क्षेत्र के छठे स्तर की ताकत थी। वह रैंक 4 कौशल का भी उपयोग कर सकता था। वह बस टूट गया था। लेकिन जो बात अविश्वसनीय थी वह अभी भी जू तियानई के पीछे थी। बस चू फेंग ने अपना पैर बाहर निकाला और बिजली की चमक के साथ वह जू तियानई की ओर बढ़ा। लानत है। जू तियानी ने धीमे होने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपने हाथों को पीछे खींच लिया ताकि उसे रोक सके, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि उसके पैर की चाबुक कितनी मजबूत थी। फुसफुसाहट, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि चू फेंग अचानक अपने बिजली की गति वाले पैर को पीछे खींच लेगा। चू फेंग ने अपने हमले का कोण बदल दिया और जू तियानई की कमर पर निशाना साधा और फिर अपने पैर से लात मारी। टकराना। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। इतनी तेजी से कि जू तियानी इस पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया। चू फेंग के पैर ने उसकी कमर पर जोर से लात मारी और कुछ चटकने की आवाज के साथ जू तियानी उछलकर मंच से नीचे गिर गया। तियानई। ये देखकर जू कियांग और अन्य लोग चौंक गए और जल्दी से उसका समर्थन करने के लिए आगे बढ़े। हिलना मत। अचानक जू तियानई ने दर्द से भरे चेहरे के साथ चिल्लाते हुए कहा, यह टूट गया है। कमर टूट गई है क्या? पूरा इलाका हिल गया। जू तियानई हार गया। एक प्रथम श्रेणी के स्कूल का शिष्य, एक युवा जो आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर पर था, हार गया। और वह एक ऐसे व्यक्ति से हार गया जो उससे 2 साल छोटा था और आत्मा क्षेत्र के केवल छठे स्तर पर था। हुआ लाला। अचानक जो लोग देख रहे थे वे सब खड़े हो गए और गरज के साथ ताली बजाने लगे। कुछ लोग तो जयकारे लगाने लगे और चू फेंग का नाम चिल्लाते रहे। वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। 15 साल का एक व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र के छठे स्तर की साधना कर सकता था, रैंक 4 कौशल का उपयोग कर सकता था, और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को भी हरा दिया जो आध्यात्मिक क्षेत्र के 7वें स्तर पर था। उसे प्रतिभाशाली नहीं कहा जा सकता था। वह बस एक राक्षस था। लड़ाइयां बहुत शानदार थीं। हालांकि आखिरी आदान प्रदान एक पल में हुआ, फिर भी इसने लोगों को बेहद बेफिक्र और उत्साहित महसूस कराया। चू परिवार में भी ऐसा ही एक राक्षस दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि हमें भविष्य में चू परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। कुछ लोगों ने पहले से ही गुप्त रूप से चू परिवार के साथ अधिक संपर्क बनाने का फैसला किया था। चू परिवार में चू फेंग जैसे राक्षस की उपस्थिति के अलावा और कोई कारण नहीं था। चू परिवार के पास ऐसा व्यक्ति था, उनकी सफलता के लिए एकमात्र समस्या समय थी। भविष्य में वे चाहकर भी इसे रोक नहीं सकते थे। इसलिए कई लोगों ने अपनी आंखों में अवसर देखा और महसूस किया कि जब तक उनके पास चू परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं, शायद भविष्य में उनके पास भरोसा करने के लिए एक बड़ी शक्ति हो सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 38 100 मील तक प्रसिद्ध। मार्शल भगवान असुर 100 मील के लिए प्रसिद्ध। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। MGA अध्याय 38 100 मील तक प्रसिद्ध। फाफफ। चू फेंग मंच से कूद पड़ा।
उसने जय जयकार और ताली बजाने का आनंद लेने की जहमत नहीं उठाए और वह सीधे प्रशिक्षण मैदान से बाहर चला गया। चू फैंग की पीठ की ओर देखते हुए किसी को समझ में नहीं आया कि क्या करे। केवल चू युवानबा ने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि इस आदमी में बहुत गहरी नाराजगी है। मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड से निकलने के बाद चू फैंग चू गयू के कमरे में गया। चू हुनफेई का मुक्का बहुत भयंकर था और जब उसने चू गयू को मारा तो वह वाकई हल्का नहीं था। लगभग 4 घंटे तक बेहोश रहने के बाद वह धीरे धीरे होश में आया। भाई, बाहर क्या हुआ? इतना शोर क्यों है? चू ग्यू को नहीं पता था कि मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में क्या हुआ था। कुछ नहीं। चू फैंग की मुस्कान बहुत शांत थी। आह, शायद अब छठे चाचा मास्टर हैं। ये सब मेरी वजह से है। अगर मैं जीत सकता तो पिताजी। चू गयू खुद को दोषी ठहराता रहा। गायू, क्या तुम ठीक हो? लेकिन ठीक उसी समय चू युवानबा अंदर आया। उसके पीछे चू युआन, चू रेनई, चू नानशान और कुछ अन्य उच्च पद वाले लोग थे। दादाजी, मैं ठीक हूँ। चू युवानबा को देखकर चू गयू तुरंत उठ बैठा। उसने दादाजी की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। अगर तुम ठीक हो तो यह अच्छी बात है। चू युवानबा हल्के से मुस्कुराया और उसके चेहरे पर दुर्लभ परोपकारिता उभर आई। फिर उसने अपने पीछे चू नानशान पर एक नजर डाली। ये देखकर चू नानशान ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, ग्यू, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस बच्चे हुनफेई ने अनुचित तरीके से हमला किया था। लेकिन इसे दिल पर मत लेना क्योंकि अब उसकी चोटें तुम्हारी चोटों से ज्यादा गंभीर हैं। क्या? चू हुनफेई भी घायल हो गया? चू गयू थोड़ा स्तब्ध था। आह! चू नानशान कड़वी हंसी हंसा, लेकिन कुछ और नहीं कहा और चू फैंग को अर्थपूर्ण ढंग से देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चू नानशान की निगाहों का अनुसरण करते हुए चू गयू पहले तो शून्यता से देखता रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो और उसके चेहरे का रंग बदल गया क्योंकि वह आश्चर्यचकित था। ठीक उसी समय चू युवानबा भी बोला, फैंग, आज के लिए धन्यवाद, वरना हमारे चू परिवार का चेहरा वास्तव में जू परिवार द्वारा रौंद दिया गया होता। चू युवानबा ने बोलते हुए अपनी जेब से 10 संत आत्मा घास निकाली और चू फैंग को दे दी। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने का इनाम केवल 2 संत आत्मा घास थे, लेकिन अब चू युवानबा ने 10 ले लिए। यह कोई छोटी संख्या नहीं थी। दादाजी, इसका क्या मतलब है? चू फैंग ने न समझने का नाटक किया। यही तुम्हें मिलना चाहिए। इसे ले लो। अगर तुम इसे ले लोगे तो मैं ज्यादा सहज महसूस कर पाऊंगा। जब वह बोल रहा था, चू युवानबा के चेहरे पर माफी मांगने वाला भाव था। हालांकि उसने चू फैंग के लिए कभी भी मुश्किलें नहीं खड़ी की, लेकिन उसने कभी भी उन दृश्यों को नहीं रोका जिसमें चू फैंग को चू परिवार द्वारा तंग किया जाता था। जहां तक कारण की बात है तो ये बहुत सरल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपने दिल में भी चू फैंग को पसंद नहीं करता था। लेकिन आज अगर चू फैंग न होता तो उसका चू परिवार भीड़ की हंसी का पात्र बन जाता। साथ ही चू फैंग की वजह से चू परिवार की प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ गई। अभी अभी अलग अलग शक्तियों के कुछ लोग पहले से ही चू परिवार के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त कर रहे थे। चू युवानबा जानता था कि यह चू फैंग के कारण हुआ था और इसके कारण भी चू युवानबा को चू फैंग के प्रति अधिक दोषी महसूस हुआ। फैंगर, ये देखकर कि चू फैंग हिचकिचा रहा था, चू युआन ने जल्दी से उससे आग्रह किया, तो फिर धन्यवाद दादाजी। चू फैंग ने संत आत्मा घास स्वीकार कर ली, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। चू युवानबा को चू फैंग की हरकतों से कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि वह खुश था। उसने पलटकर चू युआन से कहा, भविष्य में फैंग के लिए वार्षिक पूरक 5 संत आत्मा घास होगी। चू युवानबा की बातों से न केवल दूसरे लोग बल्कि चू युआन भी हैरान रह गया। ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं हुआ था और चू युवानबा स्पष्ट रूप से चू फैंग को अच्छी तरह से विकसित करना चाहता था। हालांकि उस समय चू नानशान और अन्य लोगों के चेहरे अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि चू परिवार में चू युवानबा आकाश की तरह था। भले ही परिवार के मालिक की स्थिति बदल गई हो, चू युवानबा अभी भी चू परिवार का असली मालिक था। तुम तीनों बातें करते रहो। ग्यू की चोटों का ख्याल रखना याद रखो। हालांकि आज तुम मालिक हो, लेकिन पारिवारिक रिश्तों को नजरअंदाज मत करना। चू युवानबा ने चू युआन को निर्देश दिया। मैं समझ गया पिताजी, चू युआन ने जवाब दिया। चू युवानबा ने चू फैंग को देखा और चू फैंग के बर्फीले चेहरे को देखकर चू युवानबा अजीब तरह से मुस्कुराया और भीड़ को लेकर चला गया। पिताजी, चू फैंग के रवैये को देखिए, वह वास्तव में बहुत। जैसे ही वे आंगन से बाहर निकले, चू नानशान ने चू फैंग की आलोचना करना शुरू कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चुप रहो। लेकिन इसके बदले उसे चू युवानबा से गुस्से में फटकार मिली। उसने ठंडे चेहरे से भीड़ की ओर इशारा किया और बेहद गंभीर भाव से कहा, सब लोग सुनो, मैं किसी को भी फैंगर के बारे में कुछ भी बुरा कहते हुए नहीं सुनना चाहता।
अगर मैं ये सुनता हूँ तो चाहे वह कोई भी हो, इसे बिना किसी अपवाद के पारिवारिक कानून के तहत निपटाया जाएगा। ये शब्द सुनकर चू नानशान और बाकी लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। वे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए क्योंकि वे जानते थे कि भविष्य में चू परिवार में वे चू फैंग को और नाराज नहीं कर सकते। पिताजी, अब आप मालिक हैं। कमरे के साथ चू फैंग अच्छी तरह से आश्चर्यचकित था। हाँ, यह मास्टर पद पाने में सक्षम होने के लिए सब कुछ तुम्हारा धन्यवाद है, मेरे प्यारे बेटे। चू युआन भी मुस्कुरा रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी सारी चीजें छिपा रहे हो। हे, चू फैंग भी बहुत खुशी से मुस्कुराया क्योंकि वह अपने पिता की प्रशंसा का सामना कर रहा था। उसने चू युआन का गौरव बनने के लिए बहुत मेहनत की थी और आज ऐसा लग रहा था कि उसकी इच्छा पूरी हो गई। पिताजी, भाई, यहाँ क्या हो रहा है? अंततः धुंधले सिर वाला चू गयू बोला। यह देखकर चू युआन पहले तो मुस्कुराया, फिर उसने चू फैंग के जाने के बाद मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड पर हुई हर घटना का विस्तार से वर्णन किया, जिसमें जू परिवार के दुखी होकर चले जाने वाले व्यक्ति चू युआन अबा द्वारा ये घोषणा करना कि चू युआन मास्टर का पद संभालेंगे, विभिन्न शक्तियों के प्रति सद्भावना व्यक्त करना आदि शामिल थे। ये सब जानने के बाद चू गयू का मुंह खुला का खुला रह गया और वह इतना हैरान था कि कुछ बोल नहीं पाया। चू फैंग की ओर उसकी निगाहें अजीब तरह से उलझ गईं। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका भाई ऐसा होगा। लेकिन जो भी हो, चू फैंग के बड़े भाई के रूप में वह चू फैंग के लिए वास्तव में खुश था, क्योंकि वह जानता था उसके भाई को अब उसकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। सभा के बाद चू फैंग 100 मील की परिधि के भीतर क्षेत्र में गर्मागर्म चर्चा का विषय बन गया। बहुत से लोग जानते थे कि चू परिवार ने एक मार्शल साधना प्रतिभा पैदा की थी जो केवल 15 साल की थी। कुछ लोगों ने चू फैंग के बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया। एक पैर से मंच को तोड़ना, एक सांस में तूफान पैदा करना, और ये अतिशयोक्ति बस किंवदंतियां बन गईं। कुछ लोगों को तो ये भी संदेह होने लगा कि चू फैंग इंसान था या नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, चू फैंग स्पष्ट रूप से पर्वतीय क्षेत्र का सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला विषय था, खास तौर पर चू परिवार के भीतर। चू युआनबा के दबाव में किसी ने चू फैंग को कुछ भी बुरा कहने की हिम्मत नहीं की और किसी ने चू फैंग का अनादर करने की हिम्मत नहीं की। उनके पास चू फैंग का सामना बिल्कुल नए दृष्टिकोण से करने और उसे अलग तरह से पहचानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस दिन चू फैंग और अन्य लोग एजियो ड्रैगन स्कूल में वापस लौट आए। जाते समय चू फैंग ने चू गयू को कागज की एक पर्ची दी और उससे कहा कि वह इसे उसके जाने के बाद ही खोल सकता है। तुम्हारे तकिए के नीचे कुछ है, ये कागज की पर्ची में लिखा था। चू फैंग और घोड़ों पर सवार अन्य लोगों को देखते हुए, जो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे, चू गयू ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि उसका भाई उसे किस घेरे में ले जा रहा था। लेकिन अपने कमरे में वापस आने के बाद उसने फिर भी उत्सुकता से अपना तकिया उठाया। चू गयू के चेहरे पर शांत भाव था क्योंकि उसने तकिया उठाया था क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन उसका चेहरा तुरंत लहरों की तरह बदल गया क्योंकि उसके तकिए के नीचे 10 संत आत्मा घास थे। चू फैंग के लिए ये संख्या ज्यादा नहीं थी, जिसने 2 आध्यात्मिक मोतियों और दर्जनों संत आत्मा घासों को परिष्कृत किया था, लेकिन चू गयू के लिए यह एक बड़ी संख्या थी। चौंकने के बाद चू गयू अचानक हंसा। उसने एजियो ड्रैगन स्कूल की दिशा में देखा और बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि अब से बड़े भाई को छोटे भाई पर निर्भर रहना पड़ेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 39 शक्ति प्रदर्शित करना। मार्शल भगवान असुर शक्ति प्रदर्शन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन MGA अध्याय 39 शक्ति प्रदर्शित करना। चू फैंग ने चू परिवार के लिए बहुत बड़ी सेवा की थी, इसलिए चू युआनबा चू फैंग के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। चू परिवार में हर कोई इस बारे में जानता था, इसलिए चू फैंग के प्रति उनका रवैया भी बदल गया। एजियो ड्रैगन स्कूल की ओर वापस जाते समय चू फैंग के प्रति शत्रुतापूर्ण लोग उसके करीब आने की पहल करने लगे। लेकिन चू यू के अलावा चू फैंग का रवैया उनके सामने न तो ठंडा था और न ही गर्म। चू फैंग और चू यू को एक साथ मजाक करते, खेलते और जीवंत होते देखकर कई लोग चू यू से ईर्ष्या करने लगे और साथ ही साथ चू फैंग के प्रति अपने कार्यों पर पछतावा भी करने लगे। उनकी अंतड़ियां भी हरी हो गईं, लेकिन वे केवल पछता सकते थे क्योंकि दुनिया में एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जो पछतावे की दवा थी। TN आते हरी हो जाती हैं, योजक चिन्ह ग्रेटर देन आते केवल मरने के बाद ही हरी होती हैं, इसलिए ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि वे पछतावे से मर गईं। चू यू, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो मुझे ढूंढना याद रखना। तुम्हें पता है कि मेरा घर कहाँ है। एजियो ड्रैगन स्कूल में पहुंचने के बाद चू फैंग ने केवल चू यू को अलविदा कहा और दूसरों की भावनाओं की परवाह किए बिना वह करते हुए चला गया। चू वेई की अभिव्यक्ति बहुत जटिल थी जब उसने चू फैंग की पीठ को देखा। वह वास्तव में चू फैंग से कहना चाहता था, चू फैंग, चू एलायंस में शामिल हो जाओ।
अगर तुम चाहो तो एलायंस के प्रमुख का पद भी ले सकते हो। लेकिन वह ऐसा नहीं कह सकता था क्योंकि वह जानता था कि उसके पास ऐसा कहने के लिए कोई चेहरा नहीं है। साथ ही वह ये भी जानता था कि अगर उसने ऐसा कहा भी तो चू फेंग अंदर नहीं आएगा। यहां तक कि उसे लगा कि चू फेंगचू गठबंधन के लायक नहीं है। चू फेंग जो आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर पर मौजूद व्यक्ति को हराने में सक्षम था। यहां तक कि पूरे आंतरिक प्रांगण में भी उसे निश्चित रूप से उत्कृष्ट के रूप में देखा जा सकता था। चू फेंग सीधे अपने निवास पर वापस नहीं आया। वह आंतरिक अदालत के मिशन चयन स्थान पर आया। आंतरिक प्रांगण के शिष्यों को काफी स्वतंत्रता थी, लेकिन बहुत से लोग अभी भी स्वेच्छा से साधना करने के लिए स्कूल में बने रहे, क्योंकि एजो ड्रैगन स्कूल बड़ी मात्रा में साधना संसाधन उपलब्ध करा सकता था। वार्षिक आध्यात्मिक औषधि शिकार के अलावा इस मिशन चयन स्थान को साधना संसाधन प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग कहा जा सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तथाकथित मिशन चयन स्थान पर सभी प्रकार के मिशनों का चयन किया जाएगा तथा उन्हें पूरा करने के बाद उचित पुरस्कार दिया जाएगा। कुछ मिशन हल्के थे और कुछ मिशन ज्यादा गंभीर थे। हल्के मिशन लोगों के लिए सामान ढूंढने या काफिले की सुरक्षा करने वाले थे, जबकि ज्यादा गंभीर मिशन राक्षसों को मारने या लड़ाई में मदद करने वाले थे। मिशनों के लिए इनाम के तौर पर स्वाभाविक रूप से वे कठिनाई से संबंधित थे। ये सारे मिशन इतने सरल क्यों हैं? चू फेंग मिशन चयन स्थान के मुख्य हॉल में खड़ा था और अपने हाथ से अपनी ठोड़ी को सहारा दे रहा था। उसने मिशन बोर्ड पर टंगी मिशन प्लेटों पर आगे पीछे देखा, लेकिन काफी देर तक देखने के बाद भी उसे कोई ऐसी प्लेट नहीं मिली जो उसे पसंद आई हो। अपने शरीर में दिव्य बिजली की वजह से अगर चू फेंग अपने साधना स्तर को बढ़ाना चाहता था तो उसे जितनी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती वह बढ़ती जाती। ये केवल कुछ संत आत्मा घासों द्वारा हल नहीं किया जा सकता था। इसलिए चू फेंग ने अपना वर्तमान लक्ष्य आध्यात्मिक मोतियों पर रखा। लेकिन पूरे मिशन बोर्ड को देखने के बाद एक मिशन के लिए सबसे बड़ा इनाम केवल कुछ संत आत्मा घास थे। आध्यात्मिक मोती, इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ छोटी छोटी चीजों को जोड़कर महान चीजें बना सकता हूं। इस बात पर सोचते हुए चू फेंग ने एक पागलपन भरा फैसला किया। उसने अपनी बांह हिलाए और पागलपन से मिशन बोर्ड पर मौजूद सभी उच्च कठिनाई वाले मिशन प्लेट्स को अपने हाथों में पकड़ लिया, जो सेंट स्पिरिट ग्रास को पुरस्कृत करते थे। अरे वाह, देखो वह लड़का क्या कर रहा है। क्या वह पागल है? वह यहाँ परेशानी खड़ी करने नहीं आया है ना? चू फेंग की हरकतों ने निस्संदेह लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उनकी नजर में चू फेंग की उम्र के हिसाब से वह ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक क्षेत्र के 4थे स्तर पर होगा। उच्च कठिनाई वाले मिशनों को पूरा करने के लिए कम से कम आध्यात्मिक क्षेत्र के 6ठे स्तर की आवश्यकता होती थी, जो वह नहीं कर सकता था। इसलिए हर किसी को लगा कि अगर चू फेंग पागल नहीं था तो वह परेशानी खड़ी कर रहा था। लेकिन आखिरकार सीमित उच्च कठिनाई वाले मिशन थे। इसलिए संत आत्मा घास को पुरस्कृत करने वाले सभी मिशनों को पूरा करने के बाद चू फेंग ने मध्यम कठिनाई वाले मिशनों पर अपनी नजर डाली। अगर चू फेंग पागलपन से उच्च कठिनाई वाले मिशन प्लेट्स लेता तो ये केवल उनका ध्यान आकर्षित करता। लेकिन अगर चू फेंग मध्यम कठिनाई वाले प्लेट्स की ओर अपना हाथ बढ़ाता तो यह उनकी नफरत को आकर्षित करता। ओए, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। चू फेंग ने भौहें सिकुड़ी और उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने उस पर चिल्लाया था। तभी उसे पता चला कि वह उस व्यक्ति को जानता था। वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने चू फेंग के साथ ही आंतरिक दरबार शिष्य परीक्षा में प्रवेश लिया था, और वह व्यक्ति भी जिसे लोग बहुत मानते थे, डुआन युक्सुआन। वर्तमान डुआन युक्सुआन का चेहरा बहुत बदसूरत था। लंबे समय तक कड़ी खोज करने के बाद उसे आखिरकार एक ऐसा मिशन मिला जो उसे पसंद था। लेकिन चू फेंग ने उसे झपट लिया। अगर चू फेंग वाकई मिशन चाहता था तो ये ठीक था। लेकिन जाहिर है चू फेंग नहीं चाहता था, इसलिए डुआन युक्सुआन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम मुझे कोस रहे हो? चू फेंग ने शांति से पूछा। तो क्या हुआ अगर मैं हूं? क्या तुम्हें कोई समस्या है? क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे परिवार ने खोला है? जहां तक मैं देख सकता हूं, अपने मिशन को हथियाने के साथ तुम यहां सिर्फ परेशानी खड़ी करने आए हो। धमाका। इससे पहले कि डुआन युक्सुआन की बात खत्म होती, एक स्पष्ट थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। एक शक्तिशाली शक्ति ने डुआन युक्सुआन को एक पल के लिए ऐसा महसूस कराया कि वह तैर रहा है, क्योंकि उसका पूरा शरीर ऊपर की ओर उड़ गया। जैसे ही वह उतरा, उसने अपना मुंह खोला और 3 दांत बाहर आ गए। हुआ। भीड़ में कोलाहल मच गया, क्योंकि अभी अभी हर कोई महसूस कर सकता था कि वह दिखने में अप्रभावी युवक आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर का विशेषज्ञ था। उसकी आभा भी बहुत मोटी थी और यह सब देखकर लोग अवाक रह गए। आत्मा क्षेत्र का 6ठा स्तर। हालांकि यह आंतरिक प्रांगण में सबसे मजबूत नहीं था, लेकिन उस उम्र में 6ठे स्तर तक पहुंच पाना लोगों को पहले से ही हैरान कर देने वाला था।
विंग्स एलायंस में ड्रैगन और टाइगर भाई भी आत्मा क्षेत्र के छठे स्तर पर थे, और जाहिर है उनके सामने खड़ा युवा व्यक्ति भाइयों से ज्यादा मजबूत था। चू फैंग ने भीड़ की चौंकती निगाहों को अनदेखा करते हुए अपने कंधे पर टंगे बैग में ढेर सारी मिशन प्लेटें ठूंस ली। उसने डुआन युक्सुआन की ओर इशारा किया जो जमीन पर पड़ा था और कहा, अगली बार जब तुम बोलो तो ध्यान से बोलो। मैं जितने चाहूं उतने मिशन लूंगा और इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये कहने के बाद चू फैंग ने शालीनता से वहां से प्रस्थान किया। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर के लोग उसके लिए उपयुक्त भी नहीं थे। यहां तक कि जो लोग आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर पर थे, उनके खिलाफ भी, जब तक वह अपनी सारी ताकत का उपयोग करता, वह युद्ध कर सकता था। वह जो जानता था उसके अनुसार पूरे आंतरिक प्रांगण में सबसे शक्तिशाली लोग केवल 8वें स्तर के ही थे और ऐसे 10 से ज्यादा लोग नहीं थे। इसलिए पूरे आंतरिक प्रांगण में ऐसे ज्यादा लोग नहीं थे जिनसे वह डरता था। इसके अलावा सु मेई के संपर्क में आने के बाद उसे अपनी साधना प्रतिभा के प्रति लोगों के संदेह की चिंता नहीं हुई, जो उसके विशेष शरीर के कारण उत्पन्न हुई थी। आखिरकार आंतरिक प्रांगण में सु मेई जैसी प्रतिभा पहले से ही मौजूद थी। ये जानना जरूरी है कि एजियोर ड्रैगन स्कूल में, एजियोर प्रांत में और यहां तक कि पूरे 9 प्रांतों में अनगिनत और भी प्रभावशाली प्रतिभाएं होंगी। इसलिए वह जो वर्तमान जन्मजात कौशल प्रदर्शित कर रहा था, उस पर संदेह करने लायक नहीं था। इसीलिए चू फैंग को लगा कि अब उसे अपनी ताकत छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम वह दूसरों के सामने अपना सिर तो नहीं झुकाएगा। चू परिवार की सभा का अनुभव करने के बाद चू फैंग ने भी एक सिद्धांत की खोज की। केवल शक्तिशाली ताकत से ही लोग उसका सम्मान करेंगे। इसलिए अब से वह उन लोगों के प्रति संयम का एक निशान भी नहीं रखेगा जो उसका अनादर करते हैं। यह आदमी कौन है? अभी जो दबाव वह छोड़ रहा था, वह काफी डरावना था। मुझे नहीं लगता कि मैंने उसके बारे में पहले कभी सुना है। चू फैंग की सुंदर पीठ को देखते ही लोगों ने चर्चा शुरू कर दी। मैं जानता हूं कि वह कौन है। वह चू फैंग है और वह व्यक्ति भी है जिसने विंग्स एलायंस के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। ठीक उसी समय किसी ने चिल्लाकर कहा। उन शब्दों के साथ भीड़ एक बार फिर आश्चर्य में चिल्ला उठी। जहां तक डुआन युक्सुआन की बात है जो फर्श पर लेटा हुआ था, उसके मन में कुछ डर था। जो व्यक्ति आत्मा क्षेत्र के छठे स्तर पर था और जिसे विंग्स एलायंस का समर्थन भी प्राप्त था, वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह अपमानित कर सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 40। मैं सु मेई का प्रेमी हूँ। मार्शल भगवान असुर। मैं सु मेई प्रेमी हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन MGA अध्याय 40। मैं सु मेई का प्रेमी हूँ। मेरे सामने से हट जाओ। अगर तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही चू फैंग मिशन चयन स्थान से बाहर निकला, उसने एक लड़की की तीखी आवाज सुनी। सु मेई। उस आवाज को सुनकर चू फैंग घबरा गया। उसने सोचा कि सु मेई मुसीबत में पड़ गई है, इसलिए वह जल्दी से आवाज की दिशा में चला गया। दरअसल पास में ही उसे सु मेई की आकृति मिली, लेकिन उस समय सु मेई के आसपास एक दर्जन से ज्यादा स्वॉर्ड एलायंस के सदस्य थे। उन्होंने अपनी आभा नहीं छिपाई, इसलिए चू फैंग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वहां मौजूद ज्यादातर लोग आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे। सबसे शक्तिशाली एक युवा व्यक्ति था और वह आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था। उस व्यक्ति का कद ऊंचा था, चेहरा गोरा था, भौहें मोटी थी और आंखें बड़ी थी। ये कहा जा सकता है कि वह एक सामान्य सुंदर लड़का था। वह वर्तमान में सु मेई को देखकर भयावह रूप से मुस्कुरा रहा था और तलवार गठबंधन के सदस्यों का समूह भीड़ के सामने सु मेई को चिढ़ा रहा था। लेकिन शायद सु मेई की विशेष स्थिति के कारण श्वेत चेहरे वाले पुरुष की चिढ़ाने की क्षमता काफी अधिक थी, जिससे सु मेई बेहद नाखुश हो गई और उसके गुस्सा करने की तैयारी के संकेत मिलने लगे। ये देखकर चू फैंग, जो मूल रूप से मदद करना चाहता था, उसने तुरंत अपने कदम रोक दिए। वह सु मेई की ताकत को स्पष्ट रूप से समझ गया था। वह आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर पर थी, फिर भी उन लोगों ने सु मेई को परेशान करने की हिम्मत की। वे बस मरना चाह रहे थे। लेकिन जाहिर है लड़की अभी भी अपनी ताकत को उजागर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बलपूर्वक सहन किया और हमला नहीं किया। इसलिए चू फैंग सिर्फ जीवंतता के लिए दर्शकों में शामिल हो गया और अपने दिल में छिपे हुए हास्य, मैं देखूंगा कि तुम इसे कितने समय तक सहन कर सकते हो। लेडी सु मेई, मैं जियान चेन आपको सच में पसंद करता हूँ। क्या आप मुझे एक मौका नहीं दे सकती? पूरे आंतरिक प्रांगण में, चाहे वह स्थिति, ताकत या रूप रंग हो, मेरे अलावा आपके लिए कौन उपयुक्त हो सकता है? जियान चेन। जियान चेन नामक उस गोरे चेहरे वाले पुरुष ने गहरी भावनाओं के साथ कबूल किया। लेकिन उसकी चोर आंखें सु मेई के शरीर को आगे पीछे स्कैन कर रही थी। जब उसने एक आकर्षक क्षेत्र देखा, तो वह अपने होठों को चाटने से खुद को रोक नहीं सका।
सु मेई की सहनशक्ति स्पष्ट रूप से सीमा तक पहुंच गई थी, क्योंकि जिस चीज को वह सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, वह थी किसी के द्वारा परेशान किया जाना। लेकिन जैसे ही वह भड़कने वाली थी, उसने अचानक भीड़ में एक जानी पहचानी शख्सियत देखी। अचानक एक ख्याल आया और उसने अपना गुस्सा वापस लेते हुए थोड़ी शर्मिंदगी के साथ जियान चेन से कहा, दरअसल मैं पहले से ही किसी से प्यार करती हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या तुम्हारा कोई प्रेमी है? कौन? सु मेई की बातें सुनकर जियान चेन को ऐसा लगा जैसे उसे बहुत बड़ा झटका लगा हो और वह तुरंत क्रोधित हो गया। सु मेई ने गर्व से मुस्कुराते हुए भीड़ की ओर अपनी नजर डाली और एक बहुत ही गर्म स्वर का उपयोग करते हुए कहा, प्रिय, तुम सिर्फ ये देख रहे हो कि कोई मुझे परेशान कर रहा है। और वह जिस व्यक्ति को देख रही थी, वह भीड़ में बिल्कुल चू फेंग था। लानत है, चू फेंग ने अपने दिल में चिल्लाते हुए कहा। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि सु मेई उसे इतनी जल्दी खोज लेगी और उसने उसे बेवकूफ भी बनाया। सु मेई स्पष्ट रूप से उसे एक ढाल के रूप में ले रही थी। हालांकि वह अपने दिल में नाराज था, लेकिन एक इंसान होने के नाते और अपने आसपास के लोगों की एकाग्र निगाहों का सामना करते हुए चू फेंग कैसे पीछे हट सकता था। आखिरकार वह मूल रूप से सु मेई की मदद करने की योजना बना रहा था। बेबी, मैं अभी आया हूँ। कौन सा कमीना तुम्हें परेशान कर रहा है? मैं उसकी देखभाल करने में तुम्हारी मदद करूंगा। चू फेंग ने भीड़ से बाहर निकलते हुए एक नाटक किया। वह सु मेई के सामने आया, भयावह रूप से मुस्कुराया, फिर एक ऐसी हरकत की जिसने सभी को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। उसने अपना हाथ हिलाया और तेज हवा का झोंका आया। इसने नाजुक छोटी सी सुंदरता सु मेई को उसके आलिंगन में धकेल दिया। यह दृश्य वाकई लोगों की आंखें चौड़ी और जबड़े खुले रखने वाला था। हर किसी के मुंह खुले रह गए और कुछ लोगों की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। सु मेई कौन थी? वह एक प्रतिभाशाली महिला थी जिसे भीतरी प्रांगण में हर कोई जानता था और वह एक प्रसिद्ध सुंदरी भी थी। हालांकि उसे देखने वाले बहुत कम लोग थे, लेकिन जो लोग उसे देखते थे वे उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कई लोग तो उसे अपनी नजर में देवी भी मानते थे। जिन लोगों के पास मजबूत क्षमताएं और मजबूत पृष्ठभूमि थी, उन्होंने सीधे सु मेई के सामने अपनी स्वीकारोक्ति की। ये जियान चेन उनमें से सिर्फ एक थी। इतने सारे लोगों के सामने छेड़खानी किए जाने पर सु मेई भी इस हद तक क्रोधित थी कि उसकी दोनों आंखों में आग लग गई थी। लेकिन ये सोचकर कि यह उसके लिए था, उसने अपने गुस्से का दृढ़ता से विरोध किया। न केवल वह भड़की नहीं, बल्कि वह खुशी की मुस्कान से भरी हुई थी और चू फैंग की बाहों में बनी रही। उस पल चू फैंग को अपने पेट को छूती हुई दो मुलायम गेंदों का एहसास हुआ। उस आरामदायक एहसास ने उसे एक बार तो कांपने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद वह खुद को रोक नहीं सका और सु मेई को और भी कसकर गले लगा लिया और उस मुलायम एहसास का जितना चाहे उतना आनंद लिया। अरे, तुम कौन हो? जैसे ही उसने देखा कि उसकी अपनी देवी को उसके सामने कोई और गले लगा रहा है, जियान चेन को लगा कि उसके दिल में क्रोध उमड़ रहा है और उसके शरीर से हत्या की भावना निकल रही है। मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसे सु मेई प्यार करती है। चू फैंग ने अपनी छाती बाहर निकाली और गर्व से अपना सिर उठाया। तुम कमीने! सु मेई ने अपने दिल में कोसा। हर कोई समझ सकता था कि चू फैंग का क्या मतलब था। उसका मतलब था कि सु मेई उससे प्यार करती थी, न कि इसके विपरीत। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लानत है, मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। आखिरकार जियान चेन भड़क गया। उसने अपनी पीठ के पीछे तलवार निकाली और चू फैंग की ओर वार किया। प्रिय, मेरे लिए उसका ख्याल रखना। जिस बात ने चू फैंग को अवाक कर दिया, वह ये थी कि उसके आलिंगन में मौजूद सु मेई ने वास्तव में उसे बाहर धकेल दिया था। उस धक्के में बहुत ताकत थी और इसने उसे सीधे जियान चेन की तलवार की ओर धकेल दिया। वह बस चू फैंग का फायदा उठा रही थी और वह बिना किसी भेदभाव के बदला ले रही थी। लेकिन चू फैंग के पास क्या ताकत थी? आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर के लोग उसके प्रतिद्वंद्वी होने के लायक भी नहीं थे, 6ठे स्तर के व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। टकराना। चू फैंग ने एक तरफ झुककर जियान चेन के हमले को चकमा दिया। उसके बाद उसने अपना पैर उठाया और सीधे जियान चेन को लात मारकर उसे दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया। लड़के, तुम मरने की फिराक में हो। ये देखकर तलवार गठबंधन के बचे हुए दर्जन भर सदस्यों ने हाथों में तलवार लहराए और बेरहमी से चू फैंग की ओर हमला कर दिया। लेकिन वे चू फैंग के विरोधी कैसे हो सकते थे? पलक झपकते ही दर्जन भर लोगों को इस हद तक पीटा गया कि उनकी नाक से खून बहने लगा, पूरे शरीर पर चोटें आईं, वे फर्श पर लौट रहे थे और दर्द से चीख रहे थे। ता चू फैंग ने जियान चेन के शरीर पर कदम रखा और आक्रामक तरीके से कहा, अगर आपने भविष्य में मेरे प्रिय को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं आपके सभी दांत तोड़ दूंगा। इतना कहकर चू फैंग हंसते हुए सु मेई के सामने गया और बिना किसी रोक टोक के उसे गले लगा लिया। फिर उसने कहा, चलो वहां बैठते हैं डार्लिंग। फिर वह इतराता हुआ अपने घर की ओर चल दिया। यह आदमी कौन है? उसने सु मेई के साथ ऐसा करने की हिम्मत की।
जिस दृश्य में वे दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हुए जा रहे थे, उसे देखकर साथ ही लोगों को उसकी पहचान पर संदेह होने के साथ ही हृदय विदारक आवाजें भी सुनाई दे रही थी। चलते समय चू फैंग वास्तव में बेलगाम था। उसने सू मेई को कसकर गले लगा लिया, जबकि सू मेई की अवमानना भरी निगाहों और उस छोटे हाथ को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जो छुपकर उसकी बांह को दबा रहा था। चू फैंग के विचार ये थे, भले ही मुझे दर्द सहना पड़े, फिर भी मैं तुम्हारा छोटा मोटा फायदा उठाऊंगा। तथाकथित, अगर तुम छोटी मोटी चीजों का फायदा नहीं उठाते, तो तुम कोई फायदा नहीं उठाते। मुझे ढाल के रूप में लेने की यही कीमत है। कमीने, बहुत हो गया। जैसे ही वे चू फैंग के घर में दाखिल हुए, सू मेई ने चू फैंग को धक्का देकर दूर कर दिया। हवा का एक झोंका आया और सू मेई की तेज लात उसकी ओर आई। धिक्कार है। चू फैंग हैरान था क्योंकि सू मेई ने उससे आगे निकल गई, चाहे वह गति हो या ताकत। ये लड़की पहले से ही आत्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर पर थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।